हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक ऐसा लेक्चर लेकर के आया हूं और ये लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है ऐप में। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आज लेक्चर दे रहा हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये लेक्चर जो हो रहा है दोस्त, ये हो रहा है अपने पास एमपी टेट। याद रखिएगा, एमपी टेट, केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस, अगर ग्रेड 1 की आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा पोर्शन कंप्लीट होते जा रहा है धीरे धीरे। और मैं अभी वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो वेक्टर का आज पहला लेक्चर था हमारा और इसमें मैंने इस तरीके से वेक्टर पढ़ाने की कोशिश किया है कि जिस तरीके से हम लोग किस में पढ़ाते हैं, जेई या जेई एडवांस में पढ़ाते हैं, है ना। जेई मेंस एडवांस में जैसे वेक्टर्स को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक, कहीं कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी किसी भी का मतलब कि ऐप से कोर्स परचेस करते हैं तो मैं आपको एक गारंटी दे दूंगा, 100% लिख करके दे सकता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा। एक एक बारीक बारीक नोट्स, है ना, जाइएगा नहीं, छोड़ करके जाइएगा नहीं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आप ग्रेड 1 अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं ना, ग्रेड 1 के लिए एमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या एमपी टेट हो, छोड़ के जाइएगा नहीं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मेरा 1.5 घंटा बर्बाद जा रहा है ना। 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटा आपका बर्बाद है, ये सोच करके आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि यार इस बेसिक लेवल में कोई टीचर हमको पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल में, तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से बोल क्यों रहा हूं कि आप कोर्स को ज्वाइन करें। आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं आपको एक बार बता रहा हूं। देखो, ये कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है मेरे ग्रेविटी गुरु ऐप में, है ना। ऐप का नेम मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको बोल क्यों रहा हूं कि आप ऐप परचेस करें। ऐसा नहीं है, मेरा इसमें फायदा है, मैं मानता हूं कि मैं पैसे भी कमाऊंगा, लेकिन मैं सीधी सीधी बात करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ऐप अपने पास है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐप जो है, ऐप का नेम रहेगा अपने पास ग्रेविटी गुरु, है ना। ग्रेविटी गुरु है अपने पास, ग्रेविटी गुरु, ठीक है। ग्रेविटी गुरु ऐप का नाम है, ग्रेविटी गुरु ऐप का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर, मेरा पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर जो रहेगा दोस्तों 7999843644 है, ठीक है। अब इस पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम हो। देखो, ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है जो केवीएस में, स्पेशल ग्रेड 1 को देख करके नहीं पढ़ा रहा दोस्त, है ना। अगर ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो तो इजीली हो जाएगी। मेरा कंसेप्ट है केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस। मैं इस लेवल का पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को, है ना। इस लेवल का ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि भाई खत्म हो जाए सब चीजें, है ना। इस बार ग्रेड 1 क्लियर करना है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको जो प्राइस दी जा रही है वो बहुत ही मिनिमम है भैया। 1999 में आप लोगों को दिया जा रहा है। टेस्ट दूंगा, डीपीपी, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डीपीपी आप लोगों ने सुना ही होगा, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये नीट और जेई वाले बच्चों को दी जाती है। मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा, ठीक है। टेस्ट भी दूंगा, आपको टेस्ट भी सॉल्व करने, तो टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे, डीपीपी भी मिलेगी, है ना। और आप लोगों को मेनी क्वेश्चंस दूंगा, इतने क्वेश्चन दूंगा कि आप थक जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। मतलब मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को कि इस ऐप को परचेस करें, इस कोर्स को परचेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं जो नॉलेज है, मैं जो नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चा इसको मतलब कि ले सके, ठीक है। ऐसा फिजिक्स आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं भाई। जेई और नीट का टीचर आपको ग्रेड 1 का पढ़ाने आया है तो टेंशन मत लो। मैं ऐसा नॉलेज दूंगा बच्चों आप लोगों को कि ऐसा नॉलेज कहीं और नहीं मिलेगा। आप बाद में पछताएंगे, फिर है ना, फिर बाद में पछताएंगे। फिर ये कहावत याद आती है मेरे गांव की, मेरे दादाजी लोग बोलते थे कि बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये बात आपके साथ जरूर लागू होगी अगर आप ये गलती करेंगे कि भाई अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में पछताते रहोगे और बोलोगे कि सर हमें ज्वाइन कर लेना था आपका कोर्स को, ठीक है। फिर बाद में पछताते रहोगे। उससे बढ़िया है कि हम पहले के पहले ये चीजें कंप्लीट कर ले,
बात समझ में आ रही है? तो पहले के पहले अपने को चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी और एकदम बेहतरीन लेवल में। और मैं अकेला पढ़ाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि टीचर बदलते जाएगा। फिजिक्स का टीचर बदलेगा नहीं, फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको करके दूंगा। न्यूमेरिकल वैसे, कंसेप्ट वैसे, इसलिए तो बोल रहा हूं आप आज जाकर के देख लीजिएगा, इस पूरे के पूरे लेक्चर को जाकर के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद और एक लेक्चर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, और एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, उस कंसेप्ट को भी ध्यान से देखिएगा, एक एक मैं चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजें क्या करते हैं। तो आपको तब मजा आएगा और तब समझ में आएगा यार टीचर का लेवल क्या है। ठीक है, तो थोड़ी सी बकवास कर रहा हूं लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात बता रहा हूं कि भाई एक बार जरूर जाकर के देखिएगा, एक बार जरूर जाकर के देखिए, एक बार आप अपने 1.5 घंटे बर्बाद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने तो वेक्टर को अभी तक ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा कि वेक्टर क्या चीज है ना, वेक्टर क्या चीज है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक बार आप देख लीजिए इस लेक्चर को, अगर आपको पसंद आ जाए ना तो भाई बहुत कम प्राइस है ना, 2,000 रुपए बहुत कम होते हैं, है ना, अगर आपको ग्रेड 1 की तैयारी करनी है तो, है ना, ग्रेड 1 की ही तैयारी नहीं करा रहा हूं भाई, है ना, जो मैं कोर्स, जो सिलेबस, जो चीजें लेकर के आया हूं ना, वो तो भैया 2,000 रुपए में भाई, ये बोलना चाहिए उठ के मुंह में जीरा वाला प्राइस है ये। ठीक है ना, केवीएस या हमारे एनवीएस पढ़ाने वाला हूं भाई, तो बात समझ लो क्या लेवल रहेगा, है ना। और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं, बात समझ में आ रही है? तो आपको मतलब एकदम बांध करके रखूंगा मैं पूरा पूरा ऐसा। अगर आप मेरे साथ बने रह गए ना दोस्त, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप ग्रेड 1 पास कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जल्दी से लाइव आ जाइएगा, जल्दी से लाइव आ जाइए। कैसे हैं सब? बढ़िया है? सब मस्त है? चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, कल हम लोगों ने सार्थक अंक से रिलेटेड टॉपिक को समझा था और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है एरर। ठीक है, वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी तक एरर से टेट में नहीं पूछा गया है। फिर भी याद रखिएगा दोस्तों कि पेपर का लेवल जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है ना, एमपी टेट की बात कर रहा हूं अभी हाल फिलहाल में मैं, एमपी टेट में अभी तक एरर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि भाई एरर से क्वेश्चन बन सकता है अब, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि भाई अपने पास पेपर के लेवल में जब इन चीजों को इंक्रीज कर रहा है तो भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करेगा। और जो एरर का कंसेप्ट है वो नीट का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्तों। याद रखिए कि कहीं ना कहीं यहां से वो क्वेश्चन उठाएगा, अगर उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है और बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। आज मैं एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो आज लेक्चर होने वाला है दोस्तों हमारा, ये जो लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर अपने पास जो है वो लेक्चर नंबर 6 है, एकदम बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एरर, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स रहेंगे, क्योंकि आज संख्यात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे और संख्यात्मक क्वेश्चन पढ़ने के लिए भैया क्या होता है, थोड़ा समय लगता है। अब यहां से संख्यात्मक क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो भाई अपने सीट बेल्ट को अच्छे से बांध ले, क्योंकि संख्यात्मक प्रश्न में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो संख्यात्मक प्रश्न में बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का जो टॉपिक कवर होगा वो रहेगा सर एरर। ठीक है, क्या होने वाला है जी अपने पास? एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट यानी कि सर मापन में त्रुटियां। कहीं ना कहीं हम किसको देखने वाले हैं जी? मापन में त्रुटि को देखने वाले हैं, मापन में त्रुटियां। तो ध्यान से देखिएगा मापन में त्रुटियां होती क्या है, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आप याद रखना कि कहीं ना कहीं मापन में जो त्रुटियां देखेंगे तो पूरा का पूरा जो आज का कंसेप्ट होने वाला एक ही रहेगा, लेकिन इसमें मैं पूरी चीजें जितनी भी मापन में त्रुटि से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स बनते हैं, वो सारी चीजों को मैं यहां पर लेने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, क्या आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों,
एक्चुअल में यहीं पर आज चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन मैं आपको दो बातें पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सी सर? तो दो बातें अपनी कौन कौन सी होगी? तो पहली बात होगी सर स्क्रू गेज और दूसरा होगा वर्नियर कैलिपर्स, है ना। थोड़ा सा लेवल में चले जाएंगे, हो सकता है उससे क्वेश्चन बन जाए। वैसे तो वहां से क्वेश्चन आज तक बने नहीं है, सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला है ना आप लोगों को कि एडवांस लेवल तक जाएंगे। जब एडवांस लेवल तक जाएंगे तो भाई मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स भी पढ़ाऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, दो चार अगर क्वेश्चन करवाऊंगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपसे चीजें बन जाएगी। ठीक है, और वो जेई लेवल में जाएंगे उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो जेई का ही है ना, तो उसको हमको ध्यान समझना पड़ेगा। तो चलिए मापन में त्रुटियों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम चीजों को लेकर के चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी दिखाएंगे। जल्दबाजी दिखाने का मतलब ये नहीं कि फटाफट पढ़ेंगे, नहीं, बात हम करेंगे सीधे सीधे कंसेप्ट के ऊपर, ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। सर पहली बात क्या है, बोल रहा है सर यहां पर दिया है एक्यूरेसी एंड, देखो दूसरा दिया गया प्रेसिजन। ठीक है, यानी कि सटीकता और सर परिशुद्धता, ये दो बातों पर चर्चा करनी है कि सटीकता क्या होती है और परिशुद्धता क्या होती है। तो अगर मैं सटीकता की बात करूं, एक्यूरेसी की बात करूं, तो एक्यूरेसी मेजर हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू आर, क्या दिया गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका मतलब सटीकता यह बताती है या यह मापती है कि माप सही या स्वीकृत मूल्य के कितने करीब है। जो सटीक बोलते हैं ना, अरे यार सही सही बता यार, सटीक सटीक बता भाई, सटीक सटीक जानकारी मिलनी चाहिए अपने को। सटीकता का मतलब है कि जो सटीकता यह माप होती है या सटीकता यह बताती है, जो एक्यूरेट, जो आपके पास जो ट्रू वैल्यू होती है, जो ट्रू वैल्यू रहती है ना, एक्यूरेट बोलते हैं ना, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है सर, एक्यूरेट, एक्यूरेट बोलते हैं ना, एक्यूरेट वैल्यू बता भाई, यानी जो ट्रू वैल्यू होती है, जो सत्य वैल्यू होती है, उस सत्य वैल्यू के करीब करीब जो हमको माप बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सटीकता बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमको ट्रू वैल्यू के करीब करीब चीजें बताना। अगर कोई वैल्यू, कोई चीजें ट्रू वैल्यू के एकदम करीब करीब बता दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं सटीकता, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लिया जाए मेरे पास एक रॉड है, मान लिया जाए एक रॉड है, इस रॉड को मैंने नेम दिया एबी, इस रॉड को मैंने नेम दिया एबी। देखो ऐसा नहीं कि थ्योरी समझेंगे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको आसानी समझ में आ जाएगा। और मैंने कहा मान के चलिए इसकी जो लेंथ है वह 9.32 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है जी, तो इसकी जो लेंथ है 9.32 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे दी गई है। तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि भाई इसकी जो लेंथ है 9.32 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को, या इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ को अगर मैं कह देता हूं कि सर 9.3 सेंटीमीटर है, बस 9.3 सेंटीमीटर है। तो मैंने देखो ध्यान से देखो, ध्यान से अब चीजों को समझेंगे, तो भाई ये 9.32 सेंटीमीटर है, तो इस 9.32 सेंटीमीटर को हमने क्या कहा, 9.3 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास सत्य वैल्यू होती है, सत्य वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू है, इस एक्यूरेट वैल्यू के हमने लगभग लगभग वैल्यू बता दिया। देखो एक्यूरेट वैल्यू है सर 9.32, एक्यूरेट वैल्यू है, इसके हमने क्या है सर लगभग वैल्यू बता दिया, मतलब 9.3। 2 का मतलब है सर कहीं ना कहीं, देखो 3 मतलब मिलीमीटर, और मिलीमीटर से फिर और नीचे चले गए हम लोग, मतलब हम और छोटी से छोटी वैल्यू को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उस वैल्यू को नहीं भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हम 9.32 के एकदम करीब चले गए, एकदम करीब चले गए, तो इसको बोलते हैं सर एक्यूरेसी, इसी को बोलते हैं जी सटीकता, इसी को क्या बोलते हैं जी, सटीकता बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सटीकता यह मापती है कि माप सही या स्वीकृत मूल्य के कितने करीब है, इसका मतलब ट्रू वैल्यू के ये कितने अधिक करीब है, यह सटीकता बताती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसका सेकंड एग्जांपल अगर हम ले, इसका अगर हम सेकंड एग्जांपल ले दोस्तों, इसका सेकंड एग्जांपल और ले लेते, मान के चलो मेरे पास एक लेंथ और ले लेते, मैंने कहा ए बी ही एक अदर रॉड है अपने पास, मान लो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, या मैंने कहा 10 सेंटीमीटर ना होते हुए 10.1 सेंटीमीटर है मान के चलिए ये, और मैंने कहा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं मेजर कर रहा हूं और मेजर करने के बाद मैंने देखा कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर ही हमको मिला, हमने मीटर स्केल का यूज किया और मीटर स्केल का यूज करते हुए हमने देखा कि सर 10 सेंटीमीटर ही इसकी वैल्यू आई। अब भाई 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आई मतलब 10.1, यानी इसके बहुत अधिक करीब चले गए हम लोग, इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी, इसी को बोलते हैं हम एक्यूरेसी या सटीकता। ठीक है, दूसरा परिशुद्धता यह मापती है कि एक ही राशि को अनेक माप एक दूसरे के कितने करीब है ना। परिशुद्धता यानी हम बोलते हैं ना कि परिशुद्ध बताओ, हमको परिशुद्ध वैल्यू बताओ। परिशुद्धता यह बताती है, परिशुद्धता यह बताती है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को अनेक बार मापे, है ना, एक दूसरे के कितने करीब है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक ही लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने इसी बात को ले लेते हैं, हम इसी एग्जांपल को चूज कर लेते हैं, यहां से इसी एग्जांपल को चूज कर लेते हैं।
मैंने कहा जी, मैंने कहा इसको हम यहां उठा करके लेके आ गए। मैंने बोला इसकी वैल्यू जो लेंथ थी वो 10.1 थी। तो मैंने एक बात बोला कि अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूं, पहली बार इसका मेजरमेंट किया, पहली बार इसका मेजरमेंट किया तो मैंने कहा कि कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। दूसरी बार मेजर किया इसको जी मैंने, दूसरी बार मेजर किया तो मैंने बोला नहीं भाई ये 10.1 सेंटीमीटर आ गया। तीसरी बार मेजर किया सर मैंने तो इसका 10.2 आ गया सेंटीमीटर। सर चौथी बार मेजर किया सर ये 10.1 आ गया सर। पांचवी बार मेजर किया सर 10.12 आ गया सर। ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अगर मैं इसको बहुत बार मेजर कर रहा हूं, इस लेंथ को, अगर मैं इस रॉड की लेंथ को मैं बहुत बार मेजर कर रहा हूं दोस्तों, देखो मैंने 5 बार मेजर किया और मैं सभी वैल्यू देख रहा हूं लगभग लगभग करीब करीब दिख रही है मेरे को, लगभग लगभग करीब करीब दिख रही है। अब लगभग लगभग करीब करीब दिख रही है तो परिशुद्धता यह बताती है कि एक ही राशि को अनेक माप, यानी एक ही राशि के जितने भी अनेक माप है एक दूसरे के कितने अधिक निकट है। ये बहुत अधिक निकट है दोस्तों। देखो 10 सेंटीमीटर, 10.11 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, 10 क्या हो गया सर अपने पास 1-2 सेंटीमीटर। ये बहुत अधिक करीब करीब है, ये परिशुद्धता बताती है। वैसे ये आयत आता नहीं है पर अपने को ये बातें पता होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आएगा सर एरर्स इन अ मेजरमेंट, यानी माप में त्रुटियां या मापन में त्रुटियां। अब ध्यान से देखिएगा सर, एरर इन अ मेजरमेंट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और आज इसी को हमें समझना है, आज इसी को समझना है। वैसे मैं बतलूं इसके लिए एरर इन मेजरमेंट में कितने टाइप के एरर होंगे, क्या होंगे, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है ना। ये आपकी उस लेवल की एग्जाम नहीं है कि बस आपको वो पूछा जाएगा, बेसिक बातें पूछा जाएगा। आप कोई पीएनएसटी की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो क्या बोल रहा है सर, एरर्स इन मेजरमेंट आर डिफरेंस बिटवीन क्या दिया गया सर, मेजर्ड वैल्यू एंड सर द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर क्या दिया गया है, क्वांटिटी। यानी कि मापन में त्रुटियां, त्रुटियां मापे गए मान और किसी राशि के वास्तविक मान के बीच का सर वास्तविक अंतर होता है सर, या बीच का अपने पास क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, एरर इन अ मेजरमेंट। क्या बोलते हैं जी, एरर इज अ मेजरमेंट। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं सर, एरर की बात करूंगा मैं तो भाई एरर को मैं बोल सकता हूं अपने पास कि एरर इज इक्वल टू, एरर इज इक्वल टू सर क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस सर क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू। क्या हो जाएगा जी, ट्रू वैल्यू माइनस सर क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू। ये बात हमको मिलेगी। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू का मतलब क्या होगा सर, एरर का मतलब है सर त्रुटि, है ना। त्रुटि बराबर सर ट्रू वैल्यू का मतलब है सर ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू मतलब सर हमारे पास क्या होगा, वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस सर मेजर्ड वैल्यू का सर होता है मापित मान। क्या बोलते हैं जी इसको, मापित मान। ये फार्मूले को याद रखना, ये फार्मूले को याद रखना दोस्तों। एरर का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास बोल दिया सर ट्रू वैल्यू दिया है, अगर हमारे पास क्या बोल दिया जी, ट्रू वैल्यू दिया है ना, और सर अपने पास मेजर्ड वैल्यू भी दिया है, सर एरर बता दीजिए, तो अपने को फार्मूला पता होना चाहिए कि सर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का सर डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं सर, एरर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी, एरर बोलते हैं। भाई बात समझिए, यहां पर याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। यदि किसी आ, किसी रॉड हम बोल सकते हैं, और रॉड को दंड बोल देते हैं, है ना, दंड की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई 10.54 सेंटीमीटर है, किंतु राम के द्वारा मापा गया मान 10.25 सेंटीमीटर हो तो मापन में त्रुटि होगी, मापन में त्रुटि होगी। चलो अब मापन में क्या त्रुटि होगी, तो देखो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, ऑप्शन देने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं सर कि आंसर क्या आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मापन में त्रुटि देखूं तो भाई देखो यहां पर सर वास्तविक मान, सर हमारे पास कहीं ना कहीं देखो वास्तविक लंबाई मतलब वास्तविक मान दे दिया गया। अभी राम ने किसी को मेजर किया, उसको मेजर किया सर 10.25 सेंटीमीटर मेजर किया, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं जो त्रुटि निकालूंगा वो त्रुटि क्या होगी जी, त्रुटि बराबर वास्तविक मान, यानी कि सर ट्रू वैल्यू माइनस सर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू।
अब ट्रू वैल्यू की बात करें तो ट्रू वैल्यू कितनी दी गई? 10.54 रेन। सर मेजर्ड वैल्यू कितनी दी गई? 10.25। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो सर अगर इसको लिखेंगे तो भैया कितना हो जाएगा सर? 10, देखो 4 में से 5 जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, सर 5, यहाँ 4 बज गया, 4 में से 2 गया 2 और 10, मतलब कि 0.29 सेंटीमीटर ये अपना क्या होगा जी? आंसर होगा। यानी कि सर एरर अपने पास 0.24, 0.24 कहां से आएगा? 0.24 कहां से आएगा? 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9। विनय भाई गलती हो रही है, विनय भाई गलती हो रही है, गलती नहीं होना चाहिए भाई। विनय भाई देखिए एक बार क्रॉस चेक कीजिए, एक बार चीजों को क्रॉस चेक कीजिए। सर 0.29 सेंटीमीटर, 0.29 सेंटीमीटर होगा। अरे भैया 54 में से देखो ना, ध्यान से देखो, 14, 4 में से 5 भी जाएगा, है ना विनय? ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, गलती हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है विनय भाई, उसको ध्यान से देखिए, गलती हो रही है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ एरर। अब किसकी बात करने वाले हैं सर? टाइप्स ऑफ एरर की बात करने वाले हैं कि सर एरर में कुछ टाइप्स होते हैं, एरर के कुछ टाइप्स होते हैं। यानी कि सर कहीं ना कहीं हम देखेंगे त्रुटि के प्रकार। किसके प्रकार देखेंगे जी? हम देखने वाले हैं त्रुटि के प्रकार। अब त्रुटि के प्रकार की बात करेंगे तो त्रुटि के अपने पास कितने प्रकार मिलते हैं जी? 3 प्रकार मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रकार आप देखेंगे तो सर एक है ग्रॉस एरर, दूसरा है सिस्टमेटिक एरर और तीसरा है रैंडम एरर। अब अगर हिंदी में देखें तो सकल त्रुटि, सिस्टमेटिक को सर व्यवस्थित त्रुटि और सर रैंडम को यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। विनय भाई बात समझ में आई? आपने कमेंट नहीं किया भाई, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, क्या बात समझ में आ गई विनय भाई? चलिए देखो सर क्या होगा ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर होता क्या है? अगर मैं ग्रॉस एरर की बात करूं, ग्रॉस एरर की बात करूं, अगर मैं किसी चीज को, ओके ओके, है ना, अगर मैं किसी चीज को मेजर करता हूं, मेजर करता हूं और बार बार मेजर करने पर भी मेरे को अगर एक ही त्रुटि मिलती है, वैसी त्रुटि मिलती है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। नहीं, ये ज्यादा नहीं आता है, बस अपने को याद रखना है। जो अभी तो इससे इंपॉर्टेंट बातें निकलने वाली है, भी चीजें आने वाली है, भी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा याद नहीं भी करोगे तो चलता है। दूसरा आता है सिस्टमेटिक एरर सर, व्यवस्थित त्रुटि। व्यवस्थित त्रुटि का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद भी जो त्रुटि बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब होता है यादृच्छिक त्रुटि। इसका मतलब है जब भी हम किसी मेजरमेंट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद जो हमारे पास यादृच्छिक त्रुटि आ जाती है, रैंडमली कोई भी अपने पास एरर मिल जाए, है ना, होता है कई बार मेजर कर ले, जैसे 5.7 सेंटीमीटर किसी की लेंथ है तो मैंने बोला 5.6 मिल गया, रैंडमली हमने चीजों को ले लिए, और जो रैंडमली एरर मिलती है सर उसको हम बोलते हैं सर अपने पास रैंडम एरर। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के कोई भी टाइप नहीं दिए गए हैं अपने पास, इन दोनों के टाइप्स दिए गए हैं सर। सर क्या दिया गया? पहला, है ना, किसका दिया गया सर? सिस्टमेटिक एरर का टाइप दिया गया। एक होता है इन्वायरमेंटल एरर, दूसरा होता है सर ऑब्जर्वेशनल एरर और थर्ड होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सर ये एनवायरमेंटल एरर क्या होता है? अगर मान लिया जाए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा हूं, मान के चलो ये लोहे का टुकड़ा है, अब इस लोहे के टुकड़े को मैं मेजर कर रहा हूं, लेंथ को मेजर कर रहा हूं भाई। अब देखो इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय एरर होगा सर, पर्यावरणीय त्रुटि होगी। अब पर्यावरण में सर अगर इसको रखा जाए तो हो सकता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ तो इसकी लेंथ बढ़ सकती है सर, है ना, हो सकता है इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा सर, है ना भैया, लेंथ बढ़ सकती है यार, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, लेंथ इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे सर, लोहे की अगर रॉड है मान लो सर, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी सर। तो भैया क्या होगा सर? पर्यावरण के कारण जो एरर हो रही है, यानी कि सर लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, पहले कुछ इसकी लेंथ थी अब कुछ और लेंथ आ गई, इसके कारण कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा सर। एक्चुअल में कुछ ना कुछ अपने पास पहले जो अपने पास ट्रू वैल्यू रहेगी कुछ और रहेगी, लेकिन मेजर्ड वैल्यू कुछ और रहेगी, दोनों का डिफरेंस आएगा तो सर कुछ ना कुछ तो एरर मिलेगा, है ना। मतलब उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशनल एरर। अब ऑब्जर्वेशनल एरर किसके कारण होता है सर? तो सर वो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्व करता है किसी चीज को उसके कारण, यानी सर उपयोगकर्ता के कारण। तो ऑब्जर्वेशनल एरर कैसे होता होगा? मान लो मैंने इस पेन को मेजर किया, मान लो पहले स्केल पकड़ा और कैसी मेजर किया, तो मान लो इसकी लेंथ जो थी 5.3 सेंटीमीटर थी, 5.3 सेंटीमीटर थी, पहले मैंने मेजर किया भाई तो हो गया 5.3 सेंटीमीटर आ गई, वो ठीक है। दूसरे में मेजर करके देखा ओ 5.2 सेंटीमीटर दिखा, फिर देखा मैंने ओ 5.4 सेंटीमीटर दिखा, ओ 5.35 सेंटीमीटर दिखा। मतलब मेरे मेजर करने के कारण जो त्रुटि आ रही है, जो एरर बन रहा है, यानी जो मेजरमेंट करने वाला है उसके कारण जो त्रुटि बनती है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व बार बार कर रहे हैं और बार बार गलत गलत चीजें मिल रही है तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर।
उसके बाद आता है सर इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद क्या रहता है जी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करता हूं, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है सर यांत्रिक त्रुटि। अब यांत्रिक त्रुटि क्या होती है जी, है ना, यानी यंत्र के कारण यांत्रिक त्रुटि देखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, अगर मान के चलो कि मेरे पास वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहा हूं, या मैं मीटर स्केल से मेजर कर रहा हूं, या स्क्रू गेज से मेजर कर रहा हूं, तो भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होती, कई बार होती है कि नहीं। अरे भैया तभी तो अपन लिस्ट काउंट के बाद हम एरर निकालते हैं कि नहीं, है ना। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर निकल सिखाऊंगा आपको। पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में किस प्रकार से हम एरर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या बात बोला भैया, मैंने ये बात बोला आप लोगों को कि अगर मान लिया जाए कि इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर है, इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर है, हो सकता है कि अभी जैसे अभी अपन के स्टील का मीटर स्केल लेते हैं ना, स्टील का, पहले प्लास्टिक का लेते थे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता था, लेकिन अब स्टील का लेते हैं तो स्टील का लेते कई बार वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, बग जाता है, इसको बोलते हैं मुड़ जाता है ना, बेंड हो जाता है। अब बेंड हो जाता है, जिस कारण से हम किसी चीज को मेजर करने की कोशिश करेंगे, बेंड होगा तो सर उसकी लेंथ ऑब्वियसली है कि जो लंबा रहेगा, जो कम लंबाई रहेगी उसकी लंबाई ज्यादा भरेगी, है ना। बेंड होगा तो भैया उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो भैया इंस्ट्रूमेंट के कारण भी कुछ एरर बनते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। ये एरर्स के अपने को टाइप्स को याद रखना है, ये एरर्स के टाइप को याद रखना है। चलिए अब आने वाले हैं सर एरर एनालिसिस, और यहां से चीजें अलग बनने वाली हैं, यहां से चीजें अलग बनने वाली है, और यहां से चीजों को हम एकदम बेहतरीन लेवल में समझने वाले हैं, एकदम बेहतरीन लेवल में समझने वाले हैं। आई होप आप चीजों को यहां से समझेंगे। मेरे को बता दो भाई, जितने भी भाई जुड़े होंगे, क्या तैयार हो इसको पढ़ने के लिए, क्या भाई तैयार हो इसको पढ़ने के लिए, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि यहां से चीजें जो बदलने वाली है दोस्तों वो बहुत अलग होगी। आई होप आप लोगों को चीजें आती है ना। क्या तैयार हो, जल्दी से बताओ यार, है ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मैं कुछ बातें बोलता हूं तब कमेंट कर दिया करो। विनय भैया, जितेंद्र जी, जल्दी से बता दीजिए। तैयार है, ओके, है ना। विनय भाई आज पढ़ने का मन है कि नहीं आज पढ़ने का मन है कि नहीं भाई, ठीक है। जितेंद्र जी का कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है, क्यों जितेंद्र जी, नाराज है आप। ओके, है ना, एकदम तन मन से मुझे एक बार बताइए तो, क्या आपने इसके पहले एरर एनालिसिस को पढ़ा है क्या, है ना, जो निरपेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि पढ़ा है ना, इसके पहले पढ़ाए गए। ये जो हम पढ़ने वाले हैं त्रुटि विश्लेषण, ये पढ़ा है क्या, बता दीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को जी। और ये चीजें जो स्टार्ट होने वाली है वो सर वो ऑब्जर्वेशनल एरर से होगी, जिसको बोलते हैं सर निरपेक्ष त्रुटि, और इसको डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके 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 जितेंद्र जी, कोई बात नहीं, एकदम बेहतरीन लेवल में पढ़ाऊंगा, है ना, जैसे हम नीट जेई में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे हम आपको। चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी और बहुत ही तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखना भैया, क्या होगा सर, क्या वो पढ़ेंगे सर, ऑब्जर्वेशनल एरर पढ़ेंगे सर। अब क्या बोलेंगे सर, इसको निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे सर, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है सर, बोलता है राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापे गए मान के बीच अंतर के को माप की निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। ये दुनिया भर की बातें, ये थ्योरी मेरे को कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती है, थ्योरी की कोई जरूरत भी नहीं है हमको। मैं चीजों को बताता हूं और चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम निरपेक्ष त्रुटि और सब चीजों को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। वैसे तो निरपेक्ष त्रुटि तो बहुत गजब है अपने पास, निरपेक्ष त्रुटि बहुत गजब है, निरपेक्ष त्रुटि की डेफिनेशन भी दी गई है, अब इसको मैं गलत नहीं करने वाला हूं, चीजों को रखने दो। चलो अब ध्यान से देखो, मैं चीजों को समझा रहा हूं, है ना। अब देखो यहां पर माना किसी मापन की माप, माना किसी मापन की माप A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 व A5 हो तो, चलिए ध्यान से देखो, मैं आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालने की कोशिश करवा रहा हूं, निरपेक्ष त्रुटि बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है ना। सॉरी, ऑब्जर्वेशनल बोल रहा था क्या मैं, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, मैं क्या बोल रहा था मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था, है ना। एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूं, निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है सर, माना किसी मापन की माप सर A1 A2 A3 A4 व A5 हो तो, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। चलिए, है ना, कभी आवाज अगर बंद हो जाए तो बता दीजिएगा भाई, बैटरी चार्ज नहीं थी जहां तक, है ना, बैटरी चार्ज नहीं थी, मैं इसको चेंज कर देता हूं, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी,
है ना, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी तो उससे पहले ही हम इसको चेंज कर लेते हैं बैटरी को, फिर आवाज नहीं आती है। चलिए अब आवाज आ रही होगी, देख लीजिए अब आवाज आ रही है क्या, बता दीजिएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए, अब चीजों को पढ़ते हैं। है ना, माना किसी मापन की माप A1 A2 A3 व A4 हो तो, अब ध्यान से देखो, चलिए आ रही आवाज आ रही है, चलिए ध्यान से देखो। माना किसी मापन की माप A1 A2 A3 A4 A5 हो तो, अब ध्यान से देखिए, तो ए मीन देखेंगे सर, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए मीन। ए मीन को हम बोलते हैं ए बार, ए मीन को हम क्या बोलते हैं जी, ए मीन को हम कहीं ना कहीं आर ए बार बोलते हैं। अब ए बार अगर निकालेंगे, ए मीन कैसे निकालते हैं सर, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका होता है सर, मीन कैसे निकालते हैं सर, औसत, औसत कैसे निकालते हैं भाई, है ना। अरे मीन को हम क्या बोलते हैं सर, माध्य, है ना, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं इन सभी को जोड़ दो और जितना उतने भाग दे दो। सर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, बढ़िया, बटा में 1 2 3 4 5 है सर, 5 से भाग दे दो। कितने से भाग दे देंगे सर, 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 से क्या दे देंगे सर, इसको भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा जी, तो हमारे पास मिलेगा सर ए मीन मिलेगा या ए बार मिलेगा, है ना, इसको बोलते हैं ए मीन, है ना, इसको बोलते हैं ए मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, इसको ए मीन बोला जाता है। यानी कि सर मीन वैल्यू मिल गई, औसत वैल्यू मिल गई, है ना जी, कुल संख्या का योग बटे संख्या, जी बढ़िया, है ना। तो ये क्या मिल गया सर अपने पास, या अगर मैंने बोला अगर 5 नहीं लिखा इसको बटे में, अगर मान लो मेरे पास 5 5 तक तो है, लेकिन अगर मैंने बोला मान लो डैश डैश डैश, अगर ए एन हो तो बोल दिया, ऐसे कुछ हो तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, प्लस डेडेडेस प्लस क्या लेना पड़ेगा जी, ए एन। तो बटा में कितना लिखना पड़ेगा सर, एन लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, अरे 5 था तो 5 तक लिया था, अगर मान लो एन तक रहेगा तो भाई एन ले लूंगा। तो हमारे पास पहला कंसेप्ट ये मिल रहा है। देखो एकदम चीजों को ध्यान से देखना, मैं एकदम धीरे धीरे चीजों को इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, कि ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो मैं बताऊंगा पहला क्वेश्चन बता दूं, लेकिन उसके बाद दूसरा बता दूं, तीसरा बता दूं, आपसे चीजें बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे कि हमको फॉर्मूले से किसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये फाइंड आउट करना होता है ए मीन, यानी कि मैं कहीं ना कहीं यहां पर जो फाइंड आउट कर रहा हूं सर, वो कर रहा हूं औसत, औसत मान ज्ञात कर रहा हूं। सर क्या मान ज्ञात किया गया है सर, ये औसत मान ज्ञात किया गया है। सर किसका औसत मान ज्ञात किया गया है सर, सर ये मेजर्ड वैल्यू का औसत मान ज्ञात किया गया है। सर औसत मान मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने जो मापित मान देखा है ना, या फिर मैं इसको औसत मान को ऐसे लिखूं क्या, औसत मान को ऐसे लिख लू क्या, है ना, मापित मान, मापित मान का औसत, ये मापित मान का क्या है सर, औसत है। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोला जाता है मापित मान का औसत। ठीक है, इतनी बात बढ़िया है। अब मापित मान का तो औसत निकाल लिया हमने जी, अब हम क्या निकालेंगे सर, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सर। अब क्या निकालेंगे सर, एब्सोल्यूट एरर सर, निरपेक्ष त्रुटि। ए बार क्या निकालेंगे सर, सर इसको बोलते हैं सर डेल ए, क्या बोलते हैं जी इसको, डेल ए बोलेंगे। अब डेल ए कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, अब जो डेल ए फाइंड आउट करते हैं, अब डेल ए फाइंड आउट करते हैं, वो डेल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो भाई जो डेल ए मिलेगा, डेल ए बराबर, डेल ए बराबर निकाला जाता है ए मीन माइनस ए वन। सर डेल ए टू अगर चेक करोगे, ए वन निकालना पहले, डेल ए टू निकालोगे तो हो जाएगा ए एम माइनस सर ए टू। सर डेल ए थ्री निकालोगे, क्या निकालोगे दोस्तों, डेल ए थ्री निकालोगे तो ए एम माइनस सर ए थ्री, मतलब कि मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। अगर मैं यहीं पर डेल ए फोर निकालना चाहूं तो भैया क्या निकालिएगा अपने पास, ए मीन माइनस सर ए फोर। मैं अगर डेल ए फाइव निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा सर ए
मीन माइनस A5। अगर मैं ऐसे डेल ए एन निकालना चाहूं दोस्तों, तो हो जाएगा ए मीन माइनस ए एन। अपने को यहां तक वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने डेल A1 कैसे निकाला, डेल A2 कैसे निकाला, है ना, डेल A1 कैसे निकाला, डेल A2 कैसे निकाला, डेल A3 कैसे निकाला, डेल A4 A5 और A6 AN कैसे निकाला। इतनी वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए, इतनी वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। यहां तक तो बात समझ में आती सर, यहां तक कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चीजों को ध्यान से देखो, अब मैं चीजों को आगे लेके चलता हूं। तो हमारे पास क्या डेल ए निकला, हमने सर डेल ए नहीं निकला, डेल A1 निकला। क्या निकला जी? डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5, डेल A6 ये और डेल A7 एंड डेल AN निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो डेल ए निकालना था। डेल ए का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहां निकालेंगे, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं जी? डेल ए जो 1 निकाले, A2 निकाले, A3 निकाले, A4 निकाले, A5 निकाले, AN निकाले, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। इसी को क्या बोलते हैं सर? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं जी? जो आप यहां पर लिख दे रहा हूं मैं थ्योरेटिकल, थोड़ा ध्यान से देखो, जो डेल ए और यहां पर जो आई निकाल रहे हो, आई की वैल्यू कितनी है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मैं इसको बोल देता हूं वेयर, जहां पर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डेड एस एन तक है, और जो अपने पास ये कंडीशन मिल रही है, इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं जी एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं जी अपने पास? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं जी। तो ये हो जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष त्रुटि। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष कैसे लिखते हैं? निरपेक्ष ऐसे लिखते हैं, निरपेक्ष त्रुटि होगा, तो इसको लिख दिए निरपेक्ष त्रुटि। यानी सर हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि मिल चुकी है, डेल ए मिल चुका, निरपेक्ष त्रुटि मिल चुकी, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं आंसर नहीं बनते हैं, हमको चीजों को और आगे लेके चलना पड़ेगा। अब निकालेंगे हम कहीं ना कहीं, अब हम निकालेंगे कहीं ना कहीं दोस्तों, वो निकालेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर मीन। एब्सोल्यूट एरर मीन निकालेंगे। अब ये एब्सोल्यूट एरर मीन कैसे निकालते हैं? तो एब्सोल्यूट एरर मीन को जो लिखा जाता है, एब्सोल्यूट एरर मीन को लिखा जाता है दोस्तों डेल ए एम, या इसी को लिखा जाता है डेल ए बार। क्या लिखते हैं जी सर? डेल ए एम लिखते हैं या डेल ए बार लिखते हैं? अब डेल ए एम या डेल ए बार को कैसे लिखेंगे जी? तो इसको लिखा जाता है डेल, क्या लिखेंगे जी? मॉड डेल A1 प्लस मॉड डेल A2 प्लस मॉड डेल A3 प्लस मॉड या डेडेडेस प्लस मॉड डेल AN बटा में सर n। सर मीन तो ऐसे ही निकालते हैं, औसत वैसे ही निकालते हैं, यानी जितनी भी अपने पास ये वैल्यू निकली थी A1 A2 A3 A4 A5 AN, जो भी वैल्यू निकली थी इन सभी को जोड़ दो और जितने बार है सर उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब सर मीन निकाले, मतलब सर यहाँ मॉड क्यों लिए, यहाँ पर मॉड लिए मॉड लिए मॉड लिए मॉड क्यों लिए? भैया यहाँ पर हो सकता है कुछ वैल्यू अपने पास नेगेटिव भी मिल रही है, पर वहां पर वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेना है अपने को, सर क्या लेना है? ओनली पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है जी? यहाँ पर, यहां तक बात समझ आ रही है? सर यहाँ पर अपने को क्या लेना है? कुछ चीजें सर अपने पास निगेटिव भी आएगी, कुछ पॉजिटिव भी आएगी, तो यहाँ पर ओनली अपने को कौन सी वैल्यू लेना है दोस्तों? यहाँ पर ओनली अपने को पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यहाँ पर अपने को ओनली कौन सी वैल्यू लेना है जी? पॉजिटिव वैल्यू लेना है। बात समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर मीन, या सर हम इसको क्या बोलते हैं? सर क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटि माध्य बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जी? निरपेक्ष त्रुटि माध्य। लिख देता हूं यहां पर, निरपेक्ष त्रुटि माध्य। क्या बोलते हैं जी इसको? निरपेक्ष त्रुटि माध्य। तो निरपेक्ष त्रुटि माध्य का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलता है ये, निरपेक्ष त्रुटि माध्य का जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, यानी डेल ए एम, या फिर इसको क्या बोलेंगे? डेल ए बार बोलेंगे, और ये हो जाएगा मॉडुलस डेल A1 प्लस मॉडुलस डेल A2 प्लस मॉडुलस डेल A3 प्लस डेडेडेस प्लस मॉडुलस क्या हो जाएगा? डेल AN बटा कितना हो जाएगा जी? n। ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है, ये अपने को फॉर्मूला यहां तक चीजों को याद रखना पड़ेगा। क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है सर रिलेटिव आर, सर फ्रैक्शनल एरर, या जिसको बोलते हैं सर सापेक्ष त्रुटि। अब ये सापेक्ष त्रुटि होता क्या है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, सापेक्ष त्रुटि हमेशा, या जो रिलेटिव एरर होता है, देखो रिलेटिव एरर का सीधे फॉर्मूला बताता हूं मैं। रिलेटिव एरर होता क्या है? जो चीज हमने सीधे फॉर्मूला इसलिए बताना है क्योंकि ये सारी चीजें बता चुका हूं, अभी देखना कहां से लाऊंगा मैं। जो रिलेटिव एरर होता है, जो सापेक्ष त्रुटि होता है, याद रखना
जो रिलेटिव एरर जो होता है दोस्तों अपने पास, रिलेटिव एरर हमेशा याद रखेंगे डेल ए एम बटा क्या होता है जी, ए एम होता है। ये इसी बात को हम लिखते हैं डेल ए बार बटा ए बार। कौन कौन सा सर? इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर मीन, एब्सोल्यूट एरर मीन लेना, बटा में क्या लेंगे जी, बटा में लेंगे सर मापित मान का औसत। बटा में क्या लेंगे जी, मापित मान का औसत। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि जो रिलेटिव एरर मिलने वाला या जो सापेक्ष त्रुटि मिलेगा, या फिर जो अपने पास सापेक्ष त्रुटि मिलेगा, सापेक्ष त्रुटि क्या बोल सकते हैं सर? सापेक्ष त्रुटि हमारे पास क्या बोलेंगे सर? औसत, औसत निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान व क्या हो जाएगा सर? औसत निरपेक्ष मान व ये इसको क्या बोले थे हम लोगों ने? मापित मान, मापित मान का अनुपात होता है, अनुपात होता है। ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। जो सापेक्ष त्रुटि होगी, औसत निरपेक्ष मान या निरपेक्ष, हम मान न बोलते हुए इसको हम त्रुटि बोल दे और अच्छा लगेगा हमें। तो त्रुटि व मापित मान का औसत, औसत अनुपात होता है। मापित मान का औसत का अनुपात होता है, औसत का अनुपात होता है। इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर रिलेटिव एरर निकालना है, तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें पहले से निकाल के रखी है तो रिलेटिव एरर निकालने में आसानी होती है, रिलेटिव एरर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर परसेंटेज एरर। उसके बाद क्या आता है जी? अपने पास आता है परसेंटेज एरर। अब ये परसेंटेज एरर क्या होता है जी? परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता, बस अपने पास अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, कुछ नहीं होता मतलब, है ना। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज एरर हमेशा क्या होता है सर? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100% होता है जी। बस 100% का मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर में, तो सर अपने पास क्या मिलता है? परसेंटेज एरर। इसका मतलब रिलेटिव एरर को हमने क्या बोला था सर? डेल ए एम बटा सर ए एम, या इसी को हमने इंटू क्या बोल सकते हैं सर? 100%। या हमने इसी को बोला था सर डेल ए बार बटा में सर ए बार इंटू 100%। ये हमारे पास क्या होता है सर? ये अपने पास होता है परसेंटेज एरर। ये क्या होता है जी? परसेंटेज एरर। यानी कि अगर हम लोग ये बोले, यानी कि हम लोग बोले कि भैया अगर हमारे पास रिलेटिव एरर में अगर मैं 100% का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100% का क्या कर देता हूं दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास परसेंटेज एरर मिल जाता है। मेरे पास क्या मिल जाता है जी? परसेंटेज एरर मिल जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालने में थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी चीजें फिर आसान है, बाकी चीजें आसान है। चलिए जी, इतनी बात अगर समझ गए हो तो देखिए एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने छपा दिया है ना, छाप दिया गया है। और ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बड़ा भयावह दिख रहा होगा। चीजें जो ध्यान से देखो, मैं बता देता हूं पढ़ करके। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन विथ अ वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स से हमने क्या किया? कुछ मेजरमेंट किए गए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, ठीक है। क्या बोलता है? विल मेजरिंग द length of a cylinder 3.29 centimeter, 3.28 centimeter, 3.29 centimeter, 3.31 centimeter, 3.28 centimeter, 3.27 centimeter, 3.29 centimeter, 3.30 centimeter, then find most क्या बोलता है? एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालनी अपने को। एब्सोल्यूट एरर इन द ईच ऑब्जर्वेशन, यानी कि एब्सोल्यूट एरर निकालनी है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है, उसके बाद देखो परसेंटेज एरर निकालनी है। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलता है? एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ध्यान से देखो, हिंदी में पढ़ लेते हैं जी इस बात को, है ना। एक बेलन की लंबाई मापते समय वर्नियर कैलिपर से निम्नलिखित प्रेक्षण लिए गए। बढ़िया, निम्नलिखित प्रेक्षण लिए गए। अब वो प्रेक्षण कौन कौन से हैं? अब वो प्रेक्षण कौन कौन से हैं, उन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं।
उन क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या क्या लिया सर, ये पढ़ करके सुना दिया मैंने एक बार। क्या क्या निकालना है, बेलन की सबसे सटीक लंबाई, बढ़िया खूब, बेलन की सबसे सटीक लंबाई निकालनी है जी। उसके बाद प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, सर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, परिणाम को निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के रूप में भी व्यक्त करना है। मतलब यहां पर 4-5 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। चलिए सभी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो इसके सॉल्यूशन की बात करने वाला हूं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है उस बात को पहले लिख लेना चाहिए हमें। तो पहली बात हमें दिया है सर A1, जो मेजरमेंट दिया गया है, मैं A1 A2 A3 A4 A5 लेकर के चलने वाला हूं, है ना। क्या क्वेश्चन आपको दिखा, क्या क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो भाई, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया क्वेश्चन देख लिए, ज्यादा ही होगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, या कोई दूसरा मोबाइल साथ में रखा होगा उससे फोटो खींच के रख लो इसको स्क्रीन की, जल्दी से, क्योंकि चीजों को समझना है, चीजों को समझना है ना। बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकता दोस्त, अब बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। जितनी बातें मैंने यहाँ पर बेसिक बातें बताई है, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, इसी को समझने वाले हैं, इसी को समझने वाले हैं। A1 दिया है, A1 क्या दिया है, तो A1 सबसे पहले याद रखिएगा, कहां से स्टार्ट करेंगे जी A1 को, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3.29 3.28 सर, 3.29 A2 3.28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर अभी नहीं लिख रहा, बाद में आप लिख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। A3 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, क्या है सर A3 दिया गया अपने पास, यहां तक पहला दूसरा तीसरा, 3.29 3.31 3.29 3.31 A4 के बाद A5 3.31 तक हो गया, 3.31 हो गया, 3.28 3.27 3.28 3.27 3.28 A6 3.27 A6 भी मिल गया, A7 है ना, A7 सर 3.29 और 3.30 3.29 3. सर 29 और 3.30 29 और 3.30 इतनी बात हमारे पास दी गई है, इतनी बात हमारे पास दी गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या बातें आएगी जी। चलो तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है बेलन की सबसे सटीक लंबाई, इंग्लिश में भी देख लो सर, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा जी, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन, औसत निकालो, औसत निकालो, वही आंसर होगा। टोटल इनका सबका है ना कितना, 26.23 कितना आ रहा है जी, 26.23। चलिए अब मेरे को नहीं मालूम है कितना आ रहा होगा जी, कितना आ रहा होगा मेरे को नहीं मालूम है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा, चलो जोड़ते हैं सभी को, आप लोग जोड़ के रखो, एक बार अच्छे से जोड़ के रखना है ना विनय, फिर मैं पूछते जाऊंगा। चलिए तो भाई सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, तो हम निकालेंगे सर ए मीन निकालेंगे, या इसी को हमने क्या बोला था सर, ए बार बोला था, ये निकाल दो, पहले क्वेश्चन में यही पूछा है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 है ना। जितेंद्र भाई जल्दी से इसका आप जोड़ करके बताओ कितना आएगा। सर 8 है तो 8 लिख देंगे बटा में। अब बस वैल्यू सभी की लिखो। अब यहां पर वैल्यू मैं लिखने वाला नहीं हूं बार बार, पूरा का पूरा लिखने वाला नहीं हूं। पूरा का विनय भाई ने क्या लिखा है, विनय भाई ने लिखा है 3.27, मेरे हिसाब से 3.27 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत देखो एक बार, थोड़ा बहुत देखो। चलो मैं यहां पर अब वैल्यू पुट करने वाले, कई लोग ऐसा लिखेंगे कि 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28। चलो लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन है तो 3.27 प्लस 3.29 और प्लस 3.30 बटा में सर कितना आएगा जी, बटा में 8 आएगा, बटा में कितना आएगा जी, 8 आएगा। ठीक है चलो सबको जोड़ दे, क्या सबको जोड़ दे, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं जी, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, दिमाग तो आपको लगाना है।
दिमाग तो आपको लगाना है। सर कितना है सर? 3.29 है ना, 3.29 धन सर 3.28 धन 3.29 धन 3.31 धन फिर 3.328 धन 3.27 धन फिर 3.29 धन और फिर भैया 3 दशमलव कितना आ जाएगा 30 26.31 26.31 आ रहा है जी। कितना आ रहा है 26.31 बटा में 8 है ना सर? बटा में कितना आ जाएगा जी 8। अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपने पास सर कितना आएगा जी? तो ये आएगा जी अपने पास 3.28875। ये अपने पास आंसर आ रहा है, ये अपने पास आंसर आ रहा है, 27 नहीं आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा। अब भैया ये सेंटीमीटर आएगा, पर मैंने बोला था जोड़ा था, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने में तो सही है, लेकिन भाग दे रहा हूं तो जो अपने पास अब इसमें देखो डेसिमल के बाद यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू में अपना सबसे छोटा लिस्ट अपने पास क्या मिलना चाहिए सर? यहाँ पर कंडीशन मिलनी चाहिए। तो इसका डेसिमल क्या 2 अंक, तो डेसिमल क्या 2 अंक ले लो बस, कुछ नहीं सर। अगर ये 8 को हटाता हूं तो 8 को हटाऊंगा तो ये 9 आ जाएगा। तो मैं क्या इस बात को बोल सकता हूं 3.29 सेंटीमीटर? क्या 3.29 सेंटीमीटर बोल सकता हूं? 3.29 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। तो ये आएगा सर पहला वाला आंसर अपने पास। क्या आएगा जी अपने पास? ये पहला वाला आंसर आ गया। क्या आ गया जी? पहला वाला आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट जी जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सेकंड वाली की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला था सर अपने पास? सर प्रत्येक परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर निकालना था ईच ऑब्जर्वेशन में। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं जी। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? तो एब्सोल्यूट एरर यानी कि दूसरा कहीं ना कहीं मैं देखूंगा तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ईच ऑब्जर्वेशन का मतलब कहीं ना कहीं सर डेल A1 निकालना है मेरे को, है ना, डेल A1 निकालना है। भाई डेल A1 की वैल्यू क्या होगी? सभी को याद है ए मीन माइनस A1 लेंगे। तो भैया ए अगर इसकी बात करता हूं तो कितना हो जाएगा जी ए मीन? ए मीन कितना मिला जी अपने पास? सर ये ए मीन ही है, या इसी को हमने क्या बोला था सर? ए बार बोला था। बढ़िया सर 3.29 कितना मिला जी अपने पास? 3.29 ऋण सर कितना है? 3.29 तो बराबर बता दो कितना आ जाएगा सर? 0 आएगा। फिर अगर मैं डेल A2 देखूंगा तो सर ए एम माइनस A2 मिलेगा। देखो भाई कहां गया, ये अपने यही लिखा था, देखो ये सर डेल A1 है ना, डेल A1 ए एम माइनस 1 है ना, डेल A2 बराबर ए एम माइनस A2। और इसी को क्या बोला सर? एब्सोल्यूट एरर बोला था मैंने। क्या बोला था जी? एब्सोल्यूट एरर बोला था। देखो जो बातें लिखवाया हूं वही बातें कर रहा हूं यहाँ पर, ऐसा कोई अलग सी बातें नहीं। सर 3.29 ऋण सर ये कितना है अपने पास? A2 सर ये आ जाएगा 3.28। अगर इसको देखेंगे तो 0.01 ये मिलेगा जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सर डेल A3, डेल A3 देखेंगे तो सर ए एम माइनस A3 मिलेगा। तो भाई एक बात समझिए, ए एम माइनस A3, ए एम कितना है सर? 3.29 माइनस A3 देखो तो कितना आ जाएगा सर? 3.29, तो मतलब ये सर 0 आएगा। फिर डेल A4 अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम माइनस A4 बराबर, तो A4 3.31 है ना, 3.29 माइनस 3.31 है बराबर। अगर इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.02, माइनस 0.02 मिलेगा। फिर सर डेल A5 आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम माइनस A5, ए एम माइनस A5 मतलब सर यह हो जाएगा 3.29 माइनस 3.28 इज इक्वल टू 0.01, ये मिलेगा जी। उसके बाद A6 देखेंगे यानी डेल A6 ये हो जाएगा ए एम माइनस A6 मिल जाएगा। फिर डेल ए एम, डेल क्या मिल जाएगा जी? A7 मिलेगा अपने पास, तो ए एम माइनस क्या मिलेगा जी अपने पास? A7 मिलेगा। और फिर डेल A8 देखेंगे तो जाएगा ए एम माइनस A8 मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब इन वैल्यू को यहां पर पुट करो भैया। ए एम की वैल्यू तो पता है 3.29 था, 3.29 3.29 3.29
चलो माइनस करेंगे A6 A7 A8 A6 सर 27 29 30 27 29 30 है ना, कितना था सर अपने पास 27 29 और ये सर 30 था। बढ़िया, 27 देखेंगे तो 0.02 था, इसको देखेंगे तो सर कितना आ जाएगा, जीरो, अपने पास जीरो ही आएगा सर सीधे सीधे, और इसको देखेंगे तो -0.01 मिलेगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीजें अपने पास मिल चुकी हैं। अब ध्यान से देखो, अपने को क्या बात पता करनी है जी, है ना, यानी कि बी के अपने पास आंसर मिल चुके। प्रत्येक देखो, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि बोला था हमने, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर माध्य देखेंगे, अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब सभी का मीन निकालो, वही आंसर है। क्या निकालेंगे जी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब हमारे पास क्या सर, सी ऑप्शन नंबर अपने पास क्या देखेंगे सर, सी देखेंगे, यानी सर माध्य निरपेक्ष त्रुटि देखेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर देखेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं सर, तो इसका लिखा जाता है डेल ए एम बार। क्या लिखा जाता है जी, इसको डेल ए एम बार लिखा जाता है, या डेल ए एम लिखेंगे, बार नहीं लिखेंगे, या इसको क्या लिखेंगे सर, या इसी बात को हम लोग क्या लिखते हैं सर, डेल ए एम या ए सर क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, बराबर हो जाएगा सर। अब अपने पास का फार्मूला क्या होता था, याद करो, तो डेल ए क्या निकलता था 1 प्लस क्या निकलता था सर, डेल ए 2 प्लस सर मॉड डेल ए 3 प्लस डेडेडेस प्लस क्या लिख देंगे सर, मॉड डेल ए 8। 8 तक है, 8 तक लिखेंगे, बटा में सर कितना आएगा 8। चलो सबको लिखो, डेल A1 A2 A3 सबको लिखो भैया। A1 की वैल्यू देखोगे तो सर 0, फिर 0.01 सर 0 प्लस 0.01 प्लस A3 देखोगे सर 0, फिर 0.02 और फिर 0.01 सर 0 माइनस 0.02, माइनस नहीं प्लस ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव लेंगे, 0.01 प्लस 1 2 3 4 5 6 सर कितना आएगा 0.02 प्लस 0 और ये प्लस 0.01। सर नेगेटिव क्यों नहीं लिए, नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि मॉड है, क्योंकि क्या है अपने पास मॉड है, बटा में सर कितना आएगा 8। अब ध्यान से देखो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे भाई तो अपने पास क्या मिल जाएगा सर, ये 0 है, इसको देखो 0.1 है ना, सबको जोड़ो 1 2 3 3 और 3 6 और 1 7 मतलब 0.07 बटा में कितना आएगा 8। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई दोस्तों, क्या यहां तक बातें समझ में आ गई, जल्दी से बता दीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना। 1 2 और 2 4 5 6 और 1 7, कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं गलती हो रही है क्या, 29 28 29 31 है ना, 29 0 28 1 29 0 31 2 28 सर 1 27 का 2 A6 27 का 2 बहुत बढ़िया, फिर 29 फिर अपने पास 30 है ना, कहीं गलती हो रही है ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं भैया। 29 30 29 29 दो बार था अपने पास, 28 31 31 था, 31 भी देख लिए थे हम लोगों ने, फिर 28 था, फिर 27 था, 28 27 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अगर देखो 0.7 है, कहीं ना कहीं ये 8 के बराबर आ जाएगी, कहीं ना कहीं किसके बराबर लेना पड़ेगा इसको, 8 के बराबर लेंगे। 1 2 3 3 और 4 7, ठीक है बहुत बढ़िया, 3 और 4 कितना है 7 ही है ना। 29 एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, क्रॉस चेक कर लेता हूं, 1 आ गया, 29 0 मिल गया सर, 2 मिल गया, फिर 1 मिल गया, फिर 27 में 2 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, ठीक है। तो कितना रहेगा सर, इसका वैल्यू 0.01 ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलना। कितना मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर, ये मिलेगा सर अपने पास ए मिन। ये कितना मिल जाएगा सर अपने पास सी, क्या मिल जाएगा सर सी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या मिल गया जी अपने पास, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिल गया, कितना मिल गया जी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिल गया। चलिए अब डी पे चलते हैं जी। अब डी अपने पास क्या है जी, डी वाले क्वेश्चन को समझते हैं। डी ये आ गया डी, सर डी क्या है, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर। तो ध्यान से देखो, सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं सर, क्या निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। अब सापेक्ष त्रुटि की बात करता हूं तो सापेक्ष त्रुटि कितना होगा सर, डेल ए बार बटा सर क्या होगा ए बार। डेल ए बार की वैल्यू कितनी है सर 0.01, कितना अपने पास 0.01 बटा में
सर ए बार की वैल्यू कितने निकाले थे आप लोगों ने? 3.29, 3.29। अब अगर इसको डिवाइड करो, चलो डिवाइड करोगे डेसिमल से, डेसिमल कैंसिल, कितना आ रहा है जल्दी से बता दो, कितना आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। इसका आंसर अप्रॉक्स 0.003 आ रहा होगा, देखो अच्छे से, इसका आंसर कितना आ रहा होगा? अप्रॉक्स 0.00309 समथिंग आता है ना? देखो अच्छे से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है और बताइएगा ये भैया, है ना? क्या आएगा? 0.0039 कुछ समथिंग ऐसा आता है। तो देख लेना इसका आंसर कितना रहेगा? 0.03 रहेगा। ये क्या है सर? सापेक्ष त्रुटि है। क्या है जी अपने पास? सापेक्ष त्रुटि। और सर ई क्या निकलेगा सर? प्रतिशत त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि क्या होती है सर? तो ये होती है सर डेल ए बार बटा, सर क्या होती है? ए बार इंटू कितना होता है? 100%। तो इसको लिखेंगे जी, इसको क्या लिखेंगे सर? 0.03, सॉरी 0.003 ये लिखेंगे, और इंटू क्या आएगा सर? 100% आएगा। क्या लिखेंगे जी? इंटू 100%। तो क्या 100% को जैसा का वैसा लिखते हैं? जल्दी बता दो, क्या 100% को जैसा का वैसा लिखेंगे? नहीं सर, 0.020 से 2 डेसिमल हट जाएगा, मतलब 0.3 क्या आ जाएगा सर? परसेंटेज आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बता दीजिएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए। अब इसमें कुछ बातें और पूछा था, कुछ बातें और पूछा था लास्ट में। हाँ, परिणाम को निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखिए। परिणाम को हमको निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में अगर के रूप में अगर लिखना है तो चलिए इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे जी? तो इसको लिखेंगे सर निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के रूप में, है ना? याद रखो। अब क्या करेंगे सर? परिणाम को, परिणाम क्या लिखेंगे सर? परिणाम, है ना? पहला सर निरपेक्ष त्रुटि के रूप में, और दूसरा लिखेंगे जी प्रतिशत, प्रतिशत त्रुटि के रूप में। अब ध्यान से देखो, तो देखो अब क्या ऐसा लिखेंगे जी इसको? अब इसको लिखेंगे कैसे? जल्दी से बता दो। निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के रूप में कैसे लिखते हैं जी? तो याद रखिएगा सर, हमने जो मीन निकाला था, मतलब सर ए बार निकाला था हमने, ए बार प्लस आर माइनस, इसको लिखते हैं ए बार प्लस, ए बार प्लस आर माइनस, क्या लिखेंगे जी? प्लस आर माइनस, सर क्या लिखेंगे? डेल ए, है ना? क्या लिखेंगे जी? डेल ए, ये लिख देंगे, है ना? क्या लिखेंगे जी सर? डेल ए बार, क्या लिखेंगे? डेल ए बार, ठीक है? क्या लिखेंगे? डेल ए बार लिखेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कि हम यहां पर बात करेंगे सर प्रतिशत त्रुटि के बारे में, तो उसको लिखेंगे सर कि अपने पास हो गया ए बार प्लस आर माइनस, सर क्या लिखेंगे? परसेंटेज, यानी कि डेल ए बार बटा, सर क्या आ जाएगा? ए बार इंटू 100%, ऐसे लिखा जाता है। ये तरीका होगा। तो भैया पहला तरीका ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 3.29 निकाले थे हमने ए बार को, और ये प्लस आर माइनस, इसको अपन ने कितना निकाले थे सर? तो इसको ए बार को हमने कितना निकाले थे? याद करो। ए बार, ए बार, ए बार क्या निकाले थे सर? 0.01। कितना निकाले थे जी? 0.01 निकाले थे। कितना निकाले थे जी? 0.01। कितना आ जाएगा सर? 0.01, और ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर। और इसको देखेंगे जी तो ए बार अपने पास 3.29 प्लस आर माइनस, और इसको कितना निकाले हमने? परसेंटेज एरर को 0.3, और इसको लिख सकते हैं 0, और ये परसेंटेज, सर ये कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर होंगे, इतने सारे आंसर रहेंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बता दीजिएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए। विनय जी और जितेंद्र जी जल्दी से बता दो। मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, है ना? बहुत समय जाएगा। देखो न्यूमेरिकल कितना बड़ा न्यूमेरिकल था ये, है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, संख्यात्मक प्रश्न आएंगे भाई, तो फिर अपने पास समय लगेगा। जल्दी बता दीजिए क्या बातें समझ में आ गई? अरे भाई जल्दी बता दो, बातें समझ में आई क्या? तो अगर हाँ तो यस सर, नहीं तो नो सर। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बातें समझ में आई? ओके विनय भाई, जितेंद्र भैया बता दो यार, जितेंद्र जी जल्दी से बता दो तो फिर मजा आ जाए, तो फिर मजा आ जाए। जल्दी से बता दीजिए जितेंद्र भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, अगर ये बात समझ में आई है विनय भाई,
तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े क्वेश्चन क्या होते हैं अपने पास बड़े होते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सीधे इसको होमवर्क दूंगा। सेकंड वाला आपको होमवर्क देते हैं, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बता देना, मैं इसको समझा दूंगा, है ना कहीं सर ये पहला वाला देखना A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया गया है, अपने पास कहां तक दिया गया है सर, A6 तक दिया गया है। ध्यान से देखना सर, इसमें अपवर्तनांक का माध्यमान, माध्यमान मतलब सर पहले तो अपने को मीन निकालना पड़ेगा, दूसरा सर माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब कि हमको सर कहीं ना कहीं डेल ए एम बार निकालना पड़ेगा जी। सर होमवर्क में क्लियर होगा, हाँ जी एक बार होमवर्क इसको सॉल्व करना तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब सापेक्ष मान, है ना, उसका प्रतिशत त्रुटि की गणना, और परिणाम को हमको लिखना है सर निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के रूप में, मतलब वही क्वेश्चन है, मतलब वही क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना। चलो हाँ, यानी इसको सॉल्व करके देखेंगे, एकदम मजेदार क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखो सर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, है ना, उनमें वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, उनमें वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन आपके पास बनने वाले भाई, है ना, तो मैंने कंसेप्ट आपको बताया और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है त्रुटि का संयोजन। त्रुटि का संयोजन मेरे हिसाब से उतना ज्यादा डिटेल नहीं करवाना चाहिए, मनमानी भारी भरकम चीजें नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब का चीजें नहीं रहेगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें थोड़ी आसान हो तो बहुत ही मजेदार रहेगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को अच्छे से बताने की, है ना। ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से तो इतना डिटेल नहीं करवाना चाहिए आप लोगों को, इतना डिटेल नहीं करवाना चाहिए। फिर भी देखिए, पहली बात हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब त्रुटियों का संयोजन। सर पहली बात देखेंगे, पहली कंडीशन देखते हैं सर, योग में, योग के रूप में, योग के रूप में देख लेते हैं पहली बात। चलो योग के रूप में क्या होगा जी, तो ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा माना दो मान, अपने पास माना दो मान ए बराबर ए प्लस आर माइनस डेल ए तथा डेल ए तथा बी बराबर बी प्लस आर माइनस डेल बी हो, तो दोनों का परिणाम, दोनों का परिणाम, दोनों का परिणाम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। एक वैल्यू मेरे पास ए बराबर ए प्लस डेल ए मान के चलो, कोई ये अभी हमने पास ये कंडीशन दी थी ना, क्या निकालना था सर, सर निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि निकालना था। निरपेक्ष त्रुटि मतलब ए बार प्लस आर माइनस डेल ए बार, मतलब ये कंडीशन लिखना है अपने को, और ये कहीं ना कहीं सर ए बार के बराबर ही होती है, उसी बात को समझना है हमको। तो मैंने वही बात लिखा है, वही बात यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस डेल ए तथा बी इज इक्वल टू बी प्लस आर माइनस डेल बी। तो दोनों के परिमाण को, परिणाम को लिखते हैं सर जेड। सर जेड बराबर क्या होगा सर, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, हमको जोड़ना है सर योग के रूप में, मतलब ए और बी को हम क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे, ए और बी को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए। अब मैंने बोला यदि जेड बराबर जेड प्लस आर माइनस डेल जेड हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो भैया, तो हम क्या समीकरण नंबर इसको एक बोल देते हैं, तो समीकरण नंबर एक में, अब अगर समीकरण नंबर एक की बात करें तो भैया जेड के जगह जेड की वैल्यू रखो, तो हो जाएगा जेड प्लस आर माइनस डेल जेड बराबर ए के जगह ए की वैल्यू रखेंगे तो ए प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आर माइनस डेल ए, और प्लस क्या आ जाएगा जी अपने पास, क्या आ जाएगा बी प्लस आर माइनस डेल बी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ब्रिकेट को ओपन कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, जेड प्लस आर माइनस डेल जेड, और मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी, है ना, ब्रिकेट ओपन कर दिए तो ए प्लस बी साथ साथ में लिख दो और एरर को साथ साथ में लिख दो, तो इसको लिखेंगे प्लस आर माइनस, क्या लिखेंगे जी, प्लस आर माइनस। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे सर, अपने पास क्या मिलेगा सर, डेल ए प्लस क्या मिलेगा सर, डेल बी, क्या मिलेगा सर, डेल ए प्लस डेल बी मिलेगा, क्या मिलेगा जी, डेल ए प्लस डेल बी मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए, क्या इतनी बातें समझ में आई।
जल्दी से बताइएगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैं कहीं ना कहीं यहां देखूंगा जेड, देखो अगर मैं कंपेयर करूं ऊपर से, तो भैया जेड बराबर कितना मिल रहा है अपने को सर, जेड के बराबर सर ए प्लस बी था, बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। तो भैया डेल जेड की जगह कितना आएगा सर, सर हमारे पास डेल ए प्लस डेल बी आएगा, सर डेल ए प्लस डेल बी आएगा। अब ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, मैं यही एग्जांपल लेता हूं, यहीं पर एग्जांपल लेता हूं, चीजों को यहीं पर आसान करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहीं पर आसान करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला मेरे पास दो राशि है, मैंने कहा कि सर 10 धन प्लस और माइनस सर 0.2, पहली क्वांटिटी ये दे दी गई, और मैंने बोला मान के चलो इसकी लंबाई सर अपने पास सेंटीमीटर में दिया गया है, और दूसरा मेरे पास दिया गया 9 प्लस और माइनस 0.3, सर ये सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो दोनों का अगर योग निकालना है, योग निकालूंगा मतलब दोनों को जोड़ूंगा, याद रखना सर ए प्लस बी मतलब स्टार्ट वाली वैल्यू को जोड़ेंगे सर ये 19 आ जाएगा, प्लस और माइनस, और ये एरर में एरर को जो देखो, एरर जो मिल रही है सर जेड प्लस और माइनस ये डेल जेड, सर अगर मेरे को मुख्य वैल्यू निकालनी सर ए प्लस बी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेल जेड निकाली मतलब एरर में एरर को जोड़ना, एरर में एरर को जोड़ेंगे मतलब 0.2 प्लस 0.3 0 कितना आएगा 5, सर ये अपने पास क्या आएगा सेंटीमीटर, ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा, ये अपने पास क्या रहेगा दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चन को भी समझना है यहां पर, ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा अंतर के रूप में, अंतर के रूप में, अगर मैं अंतर के रूप में की बात करूं तो भाई अंतर के रूप में क्या कंडीशन आएगी, मान लो वही वाली बात कि जेड बराबर हमने देखा ए माइनस जेड, सर ए माइनस क्या देखेंगे सर बी, ध्यान से देखो हमने ए और बी हमारे पास कोई दो संख्या हमने पहले से लेके रख ली, याद रख लो हमेशा के लिए। तो मैं अगर अंतर देखूं तो भैया जेड बराबर ए प्लस बी था, यहां ए माइनस बी करो। तो अब ध्यान से देखो, यदि मैंने कहा जेड बराबर मेरे पास जेड प्लस आर माइनस डेल जेड है हो, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण नंबर 2 में चलो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा जेड प्लस आर माइनस डेल जेड बराबर सर क्या आ जाएगा सर ए की वैल्यू सर ए प्लस आर माइनस डेल ए, और क्या आ जाएगा सर अपने पास माइनस, ब्रैकेट में रखो उसको, ये जाएगा डेल बी, सॉरी क्या हो जाएगा सर बी प्लस आर माइनस डेल बी हो जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो ए प्लस आर माइनस डेल ए माइनस सर क्या आ जाएगा बी प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा डेल बी। आपको चिन्हों का अंदर गुना समझ में आता होगा, माइनस साइन के अंदर गुना किया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस आर माइनस है तो माइनस आर प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। देखो अब क्या करेंगे सर, यहाँ बी यानी ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों, और मैं ये लिखूंगा इसको प्लस आर माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको लिखूंगा कि भैया अपने पास देखूंगा तो ये हो जाएगा जेड प्लस आर माइनस डेल जेड, यहां ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, एक कोष्टक में ले लिया हमने और ये प्लस आर माइनस कॉमन कर दिया मैंने, तो जाएगा डेल ए, क्या हो जाएगा जी डेल ए, और इसको अब जैसे ही मैंने प्लस आर माइनस को कॉमन किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे जी डेल बी लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, जेड की जगह ए माइनस बी खूब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेल जेड की जगह अपने को क्या मिल गया सर, डेल जेड बराबर अपने पास क्या मिला जी डेल ए प्लस आर माइनस डेल बी मिल गया। इसका मतलब सर एग्जाम्पल वही वाले चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं। मैंने कहा कि अगर 10.03 सेंटीमीटर था हमारे पास, है ना, ये था, है ना, क्या लिख दिया मैंने भाई, 10 प्लस आर माइनस 0.3 सेंटीमीटर दे दिया मेरे पास, बहुत बढ़िया, और मेरे पास 9 प्लस आर माइनस 0.2 सेंटीमीटर दे दिया। तो मेरे को मान लो ये ए की वैल्यू है और ये सर बी की वैल्यू है, तो मेरे को ए माइनस बी अगर चेक करना है तो सर क्या निकालूंगा मैं 10, है ना, 10 प्लस आर माइनस 0.3 और ये हो जाएगा सर माइनस 9 प्लस आर माइनस 0.2। अगर सॉल्व करेंगे 10 में से 9 गया सर 1, प्लस आर माइनस की प्लस आर माइनस, और सर ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है सर, दोनों वैल्यू क्या होगी जुड़ेगी, याद रखना सर 0.3 और ये प्लस 0.2 आएगा 0.5, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना दोस्तों। ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, यहां पर भी देखे जोड़े हमने, यहां पर भी देखेंगे जोड़ेंगे, याद रखना माइनस का मतलब ये नहीं है कि एरर को आप माइनस करेंगे, एरर हमारे पास क्या होगी सर प्लस ही होगी, एरर क्या बनेगी जी अपने पास प्लस ही बनेगी, अपने पास मुख्य वैल्यू सर घटने वाली है, बाकी एरर जुड़ेगी।
इस बात को ध्यान से देखिए। सर एरर क्या होने वाला है, जुड़ने वाला है। एरर क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी। एरर कभी घटेगी नहीं, एरर नहीं घटेगी। बात को समझो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एरर को घटा मत देना। यहां गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर मुख्य वैल्यू को भी घटाते हैं और सर एरर को भी घटाते हैं। एरर को कभी नहीं घटाना, त्रुटि को कभी नहीं घटाना दोस्तों। बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं सर तीसरा रूप, गुना के रूप में। अब गुना के रूप में देखते हैं भाई मेरे, गुना के रूप में देखते हैं। अब गुना के रूप में दिया गया है, मतलब वही वाली बात सर, जेड बराबर हमने ले लिया ए इंटू बी। जेड बराबर क्या ले लिया हमने, ए इंटू बी ले लिया। बहुत बढ़िया। सर जेड की जगह रखो तो भैया, जेड की जगह वैल्यू रखेंगे जेड प्लस आर माइनस डेल जेड। ए की वैल्यू हमने रखा ए प्लस आर माइनस डेल ए, और सर बी की वैल्यू रखा बी प्लस आर माइनस डेल बी। बहुत बढ़िया, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो दोस्तों, ए का मल्टीप्लाई बी में करूंगा तो ए इंटू बी मिलेगा। मल्टीप्लाई करना, ए का मल्टीप्लाई डेल बी में करूंगा तो ये हो जाएगा सर प्लस आर माइनस ए इंटू सर डेल बी मिलेगा। क्या मिलेगा सर, ए इंटू डेल बी मिलेगा। सर क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो प्लस आर माइनस डेल, है ना, क्या मिल जाएगा सर डेल, या अपन पहले लिख देते हैं बी इंटू सर डेल ए मिलेगा, और फिर प्लस आर माइनस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए इंटू डेल बी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, ये मिल गया जेड प्लस आर माइनस सर डेल जेड। बहुत खूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो, मेरे पास डेल ए व अगर मैंने कहा डेल बी का मान बहुत कम है, का मान बहुत कम हो, तो अगर डेल ए और डेल बी का मान बहुत कम हो तो मैं क्या कर सकता हूं सर, या फिर मैं इस बात को, रुको एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सा बाद में ले लेंगे, इसको थोड़ा बाद में लेंगे। इस बात को समझो, कुछ ऐसे लिख रहे हैं। मैंने कहा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करेंगे सर, जेड का भाग देने पर, भाग देने पर, या बोल सकते हैं 1 जेड का गुना करने पर। अगर जेड का भाग देंगे, जेड बटा जेड होगा सर 1 प्लस आर माइनस डेल जेड, और ये बटा कितना आ जाएगा सर जेड इज इक्वल टू, सर जेड का भाग देंगे और जेड का वैल्यू कहीं ना कहीं ए इंटू बी, और ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी कितना हो जाएगा सर 1 प्लस आर माइनस। अगर मैं यहां पर जेड मतलब ए इंटू बी रखूंगा, ए इंटू बी, ए से ए कट गया सर, ये डेल बी बटा कितना आएगा सर बी आ जाएगा प्लस आर माइनस। सर ए बी रखूंगा, बी से बी कट गया तो सर ये कितना आएगा डेल ए अपान सर ए आ जाएगा, और ये प्लस आर माइनस। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा डेल ए अपान ए इंटू डेल बी बटा में कितना आ जाएगा सर बी। ये बात आएगी। अब मैं क्या काम करने वाला हूं दोस्तों, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझो। मैंने बोला कि यदि डेल ए व डेल बी का मान बहुत कम हो, कम हो, तो डेल ए अपान ए इंटू डेल बी बटा बी के मान की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर, अब इनकी उपेक्षा कर देंगे क्योंकि इनका वैल्यू अगर बहुत छोटा होगा और दोनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, तो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, उसको हम क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा करेंगे मतलब उसको हटा देंगे, जीरो मान लेंगे। तो 1 प्लस आर माइनस डेल जेड बटा जेड बराबर सर 1 प्लस आर माइनस डेल ए प्लस ए बोलो, और प्लस आर माइनस डेल बी बटा सर कितना आ जाएगा बी। भाई इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। देखो ये 1 से 1 को हमने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अपने पास डेल जेड बटा जेड इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा सर डेल ए बटा ए, और ये प्लस आर माइनस, प्लस आर माइनस को हम कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हमने कहा डेल बी बटा कितना आ जाएगा बी। इस बात को, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लस आर माइनस नहीं लिखना तो मत लिखो, ओनली प्लस लिख सकते हैं कॉमन करके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि आप किसका कंसेप्ट देखते हैं जी, मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन में डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान डेल बी करते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना दोस्तों। ऐसे ही
गुना में देख लिए सर। अब हम देखेंगे सर भाग के रूप में। एक बता देता हूं, अब इसको भाग के रूप को पूरा डिटेल नहीं करवाने वाला हूं, सीधे लिखने वाला हूं, सीधे लिखने वाला हूं। सर भाग का रूप में भी याद रखना, भाग के रूप में भी सर डेल जेड बटा जेड बराबर सर डेल ए बटा ए लिखा जाता है और प्लस डेल बी बटा बी ही लिखा जाता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे हम गुना का रूप ले चाहे भाग का रूप ले, यही बात आती है। गुना और भाग में सेम होता है, गुना और भाग में क्या होता है जी, सेम होता है। इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना। और अगर हम घात के रूप में देखें, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला घात के रूप में अगर घात के रूप में देखूं तो घात के रूप में क्या कंडीशन आएगी जी, तो घात के रूप में याद रखना, अब अगर घात के रूप में लिखना चाहता हूं तो घात के रूप में सर डेल जेड बटा जेड बराबर, याद रखना, यानी कि अगर मैं घात का रूप लिखता हूं, घात का रूप कैसा होता है जी, अगर मेरे पास मान के चलो जेड बराबर ए रेस टू दी पावर एन ऐसा कुछ दिया रहे, ऐसा कुछ दिया रहे, तो उसको लिखेंगे डेल जेड बटा जेड बराबर एन को सामने लाना और डेल ए बटा ए लिखना, बस खत्म। ये इसका कंसेप्ट होता है, घात का कंसेप्ट ये होता है, यानी कि सर पावर को सामने लेके आओ, डेल ए अपन ए लिख दो, खत्म। वही अपना क्या है, आंसर है। ध्यान से देखना, चीजों को ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। इसके बाद क्या करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों, न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल। तो तैयार हो जाओ, जितने कंसेप्ट मैंने बताया है उसके लिए आ गए क्वेश्चन आपके सामने। चलो अब क्वेश्चनों की बौछार करेंगे और ध्यान से चीजों को देखेंगे। भैया क्या बोलता है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर as recorded by an observer are 40.6 plus or minus 0.2 Celsius degree Celsius and 78.3 plus or minus 0.3 degree Celsius. Calculate the rise the in temperature with proper error limits. ठीक है, अब देखो, एक पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किए गए पानी के प्रारंभिक और अंतिम तापमान दिए गए हैं, उचित त्रुटि सीमाओं के साथ तापमान में वृद्धि की गणना करो। तापमान में वृद्धि की गणना करना है। अब अगर मैं तापमान में वृद्धि की गणना अगर कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं तापमान में वृद्धि की अगर गणना कर लूं, तो वृद्धि की गणना करने का मतलब क्या सर, वृद्धि कितनी हुई, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ध्यान से देखो, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो भैया सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा सर तापमान में वृद्धि, अगर मैं वृद्धि देख रहा हूं तो तापमान में वृद्धि सर मैक्सिमम कितना है सर अपने पास, 78.3 प्लस आर माइनस 0.3। इसमें से किसको माइनस करूंगा जी, 40.6 प्लस आर माइनस 0.2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर बताइए, इसको सॉल्व कर लिए होंगे तो आंसर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे सर, 13 में से 6 गया, अब 13 में से 6 गया, इसका मतलब होता है सर 7। बहुत बढ़िया, दशमलव यहां बच गया सर 7, 7 में से 0 गया मतलब 7, सर यहां 7 में से 4 गया सर 3, प्लस आर माइनस क्या होगा जी, प्लस आर माइनस 0.3 और सर 0.2। अगर 0.3 0.2 को दोनों को देखेंगे सर ये कितना आएगा, 0.5। मैंने बोला था दोनों को जोड़ना है, बात खत्म, डिग्री सेल्सियस ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बात समझ में आ रही है क्या। भाई हमने क्या किया, हमने किया यहां से जो मेन वैल्यू थी इसको तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन जो एरर था उनको हमने जोड़ दिया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बताइए, क्या जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। अरे भाई जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करवाएंगे, जल्दी बता दो। अरे भाई कमेंट तो करो यार, समझ में आया कि नहीं, कि कैसा करें, आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 8 प्लस आर माइनस 0.08 and b 6 plus or minus 0.06, let
x इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, लेट x इज इक्वल टू ए प्लस बी और y इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड z इज इक्वल टू a इंटू बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स वाई जेड इज, यदि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है और c बराबर अपने पास सॉरी b बराबर दिया है, a प्लस a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, y इज इक्वल टू ए माइनस बी और z इज इक्वल टू a इंटू बी, है ना, एक्स वाई और जेड में प्रतिशत त्रुटि का सही क्रम है, ये बताना है। ध्यान से देखो, सही क्रम लेते हैं भाई। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सर हमारे पास ए दिया है, बी दिया है, तो मैं एक्स निकालता हूं। एक्स बराबर सर ए प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी का मतलब सर ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो मतलब 8 में 6 को जोड़ूंगा सर 14 होगा, प्लस और माइनस एरर में एरर को जोड़ो सर, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, सर 8 में 6 को जोड़ूंगा 14। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं y देखूं दोस्तों, तो y कितना होगा सर a माइनस बी, सर 8 में से 6 गया सर 2, प्लस और माइनस इन दोनों को जोड़ूंगा सर 0.14 ही आएगा। बहुत बढ़िया, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। सर जेड निकाल दो। अब जेड क्या होता है भाई, जेड, अब जेड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई ध्यान से देखो, जेड वाले क्रम में आ जाओ, ये आ गए सर जेड वाले क्रम में। तो अगर हमने गुना कर रहे थे, तो हमारे पास एरर क्या मिल रहा था सर, जेड डेल जेड अपॉन सर जेड, और सर ये क्या मिल गया सर, डेल अपने डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू सर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी माइनस अपॉन कितना मिला था, बी मिला था। बस यही कंसेप्ट करना है यहां पर, बस यही कंसेप्ट करना है। मतलब अपने को अगर डेल जेड इंटू ए क्या सर अपने पास ए इंटू बी है, तो मैं इसी बात को क्या लिखूंगा, इस बात को हम लिखेंगे कि सर डेल जेड बटा कितना आएगा सर अपने पास ये हो जाएगा जेड बराबर सर डेल ए बटा ए होगा और प्लस डेल बी बटा कितना होगा सर बी होगा। बहुत खूब। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सर डेल ए की वैल्यू कितनी थी सर, डेल ए की वैल्यू सर 0.08 बटा में सर कितना था सर 8, और सर ये क्या हो जाएगा प्लस सर डेल बी की वैल्यू 0.06 और बटा में सर कितना आएगा सर 6, है ना। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को आगे लेकर चलते हैं जी। अब ध्यान से देखिएगा, चीजों को आगे लेके चलेंगे भाई, तो क्या बात हो जाएगी सर, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा सर 0.01 और इसको देखेंगे सर प्लस सर 0.01, दोनों को जोड़ देंगे सर 0.02 मिलेगा। अब मेरे को बताओ कि कौन सा कंसेप्ट अपने पास सही है, कौन सा कंसेप्ट अपने पास गलत आ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब बता दो कौन सा क्रम अपने पास सही मिल रहा है। आपके कोई भी कमेंट नहीं आ रहे भाई, कोई भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बता दीजिएगा भाई, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं यार, आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे करूं, तो फिर मैं कैसा करूं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि फिर मैं कैसा करूं भाई। सुंदरकांड में गया था सर इसलिए देर हो गई, कोई बात नहीं, है ना, भगवान से यही दुआ करना। भगवान से यही दुआ करना भाई, हमारे लिए भी दुआ मांग लेना भास्कर जी, और अपने लिए भी। सर वाई वैल्यू में 0.2 गलत भाई, विनय भाई क्यों क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने बोला हूं कि अपने को मेन वैल्यू को माइनस करना है, पर जो अपने पास एरर रहेंगे उनको जोड़ना है, एरर रहेंगे उनको क्या करना है जी, जोड़ना है, एरर रहेंगे उनको क्या करना है जी, जोड़ना है। हाँ, एक बात मैंने नहीं किया अभी, थोड़ा सा बच गया है सर, परसेंटेज के फॉर्म में, इसको पढ़ा नहीं था मैंने अच्छे से सर, परसेंटेज के फॉर्म में, या याद नहीं, ध्यान नहीं दिया था, परसेंटेज के फॉर्म में देखना है, परसेंटेज के फॉर्म में, इसको परसेंटेज के फॉर्म में देख लो। सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को याद है सर, परसेंटेज निकालेंगे 0.14 बटा में कितना आ जाएगा सर 14 आएगा, और इंटू इंटू परसेंटेज करेंगे सर, परसेंटेज कर दिए, परसेंटेज एरर निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, है ना। अब परसेंटेज एरर हम ऐसे निकालेंगे तो भाई कैंसल आउट करूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर, अगर इसको सॉल्व करोगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, अगर इसको सॉल्व करोगे, वैसे तो परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ेंगे, तो परसेंटेज का मतलब है सर गुना कितना करेंगे हम लोग 100, तो सर परसेंटेज एरर के बारे में निकालेंगे, तो सर इसको दोनों को काट दूंगा, तो सर कितना आएगा 1%। यहां ध्यान से देखो, तो सर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपने पास 0.
0.14 बटा में सर कितना आएगा 2 इंटू सर 100 करेंगे तो बराबर, तो ये कट गया सर 7% आएगा, ये इसको 7% लिखेंगे और इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखूंगा तो भैया कितना आएगा 0.02 इंटू कितना करेंगे 100, तो सर ये कितना आएगा 2% आ जाएगा। हाँ परसेंटेज फॉर्म में निकाल दिए। हाँ जी इस बात को याद रखना। चलो बताओ अब एक्स की वाई और जेड की वैल्यू को देखोगे, ये जेड की वैल्यू ही है, तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है भाई, कौन सा कंसेप्ट मिल गया, कोई बराबर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं सर, एक्स की वैल्यू सबसे कम है, फिर वाई की वैल्यू सबसे ज्यादा है और जेड की वैल्यू बीच में है सर, यानी एक्स की वैल्यू, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, एक्स की वैल्यू सबसे कम, जेड की वैल्यू उससे ज्यादा और वाई की वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब थर्ड ऑप्शन अपने पास क्या रहेगा जी, करेक्ट रहेगा। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा जी अपने पास, करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब भास्कर जी उम्मीद करूंगा कि आप ये लेक्चर को अभी देख रहे हैं लेकिन कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको स्टार्ट से जरूर देखेंगे, स्टार्ट से जरूर देखेंगे एक बार, क्योंकि ये चीजें बीच से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस R1 प्लस या R1 इज इक्वल टू 100 प्लस आर माइनस सर 32 ओम एंड R2 200 प्लस आर माइनस 400 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। बोलता है व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर दो प्रतिरोध R1 और R2 हमारे पास दिए गए, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े गए, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, तो जल्दी से इसका आंसर बता देंगे तो फिर मजा आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता देंगे तो फिर मजा आ जाएगा, फिर क्या बात है ना। पहली बात समझो, इक्विवेलेंट बोल रहा है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है प्रतिरोधों का आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यानी आर तुल्य बराबर सर क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, ये हम सभी को पता होनी चाहिए। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, R1 की वैल्यू 100 प्लस आर माइनस 32 धन, यानी क्या लिखेंगे सर धन, दोनों को जोड़ रहे हैं धन हो जाएगा सर, हो जाएगा 200 प्लस आर माइनस सर 40, दोनों को जोड़ूंगा 100 में 200 जुड़ गया तो 300 प्लस आर माइनस 32 में 40 जोड़ दिया जाए तो सर 72 और सर ये आ जाएगा अपने पास ओम। ये अपने पास क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा सर, ये अपने पास क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा सर, ये क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा सर, क्या रहेगा जी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े, ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़ू जी, बस सीधे सीधे जोड़ना था, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग द्रव्यमान दिए गए आपके पास, ये और ये द्वारा निर्धारित किए गए, तो इनके द्रव्यमानों का योग, भैया योग निकालना है, उनके द्रव्यमानों का योग निकालना है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा सर, अगर देखो 23 में 17.6 है ना, 23 दशमलव, ध्यान से देखो कितना दिया गया सर, 23.7 प्लस आर माइनस 0.5 प्लस करना है जी अपने पास 17.6 प्लस आर माइनस 0.3 को, ठीक है, ध्यान से देखो सर 7 और 6 दोनों को जोड़ दूंगा, 7 और 7 14 मतलब 13, 13 की 3 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 11, एक बच गया सर, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस आर माइनस 0.3 0.5 धन 0.3 0.8 सर, ये ग्राम आएगा, ये अपना क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना ही तो था। हाँ थोड़े से अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, प्रतिरोध R बटा ए, R इज इक्वल टू V बटा आई, सर प्रतिरोध R इज इक्वल टू V बटा आई, जहां V इज इक्वल टू सर क्या दिया गया अपने पास, V इज इक्वल टू सर 1000 प्लस आर माइनस 5V तथा सर क्या दे दिया गया अपने पास, I इज इक्वल टू सर क्या दे दिया गया 100, 1000 बोला क्या मैंने, 100 सॉरी माफी चाहूंगा, V बराबर 100 प्लस आर माइनस 5V तथा सर I इज इक्वल टू क्या दिया गया 10 प्लस आर माइनस क्या दिया गया 0.2 एम्पियर, बहुत बढ़िया एम्पियर दिया गया है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या दिया गया सर, आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सर ये भी क्वेश्चन किसका है सर, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है, ये भी क्वेश्चन किसका है जी, एनसीईआरटी बुक का है। चलिए क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो मैंने बोला कौन सा टर्म है सर, बटे वाला टर्म है, तो कुछ मत करो सर, डेल आर बटा सर क्या निकालो आर, और ये क्या करो इंटू 100% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर परसेंटेज के फॉर्म में निकालने वाला है ना, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है सर, क्या निकलेगा सर, V बटा आई है, मतलब कि सर क्या आ जाएगा, डेल V बटा सर V आ जाएगा, इंटू सर 100% आएगा सर, प्लस डेल आई बटा कितना आएगा सर आई, और ये क्या आएगा सर इंटू 100% आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ध्यान से देखो ना, यहीं पर भी बताया था ना मैंने, ये इस कंडीशन में देखो
सर गुना में रहे चाहे भाग में रहे सर ये कंडीशन रहेगा। प्रतिशत त्रुटि तो यहीं पर प्रतिशत निकाल सकते थे, प्रतिशत अलग से निकाला, कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकाल दिया था हमने। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, तो भाई ध्यान से देखो क्या बात है। अब हमको ये निकालना है सर डेल वी बटा वी। सर डेल वी की वैल्यू कितनी है सर, ये दी गई है सर 5 बटा सर इसकी वैल्यू कितनी दी गई 100 गुना सर कितना आ गया सर अपने पास 100% सर प्लस सर कितना आ जाएगा सर डेल आई की वैल्यू कितनी सर, डेल आई की वैल्यू 0.2 बटा सर आई की वैल्यू कितनी दी गई 10 गुना सर कितना आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा प्रतिशत। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर कितना आ जाएगा 5%। और सर डेसिमल से देखो, डेसिमल से बटा 100, 100 से 100 कट गया मतलब 2%। धन क्या कर देंगे सर 2% करेंगे, दोनों को जोड़ दूंगा तो 7%। ये अपना क्या आ जाएगा सर आंसर, मतलब कि डेल आर बटा आर इंटू 100% की जो वैल्यू मिलेगी अपने पास वो 7% मिलेगी। वो कितनी मिलेगी जी 7%। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे बनाना है। चलो बोलता है इन द एरर्स, क्या बोलता है आपके पास, इन द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड and mass of a cube are 3% or 4% and 4% respectively. What is the maximum? What is the maximum? हमको क्या निकालना है सर, मैक्सिमम की बात करना है कि परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। यदि किसी घन की भुजा और द्रव्यमान की मापन में त्रुटियां क्रमशः दी गई है तो पदार्थ के घनत्व कि अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि क्या होगी। ये थोड़ा क्वेश्चन और मजेदार है, ध्यान से देखना। देखो यदि किसी घन की भुजा और द्रव्यमान है ना, भुजा भी दे दिया गया सर, द्रव्यमान के मापन में त्रुटियां क्रमशः 3%। अगर मैं भुजा की बात करूं तो वो जो भुजा में त्रुटि दे दी गई है सर 3% की त्रुटि दी गई है। और अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं जी, द्रव्यमान, अगर मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं सर तो 4% दे दी गई। तो पदार्थ के घनत्व में अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि हमको निकालना है। तो भैया घनत्व वाला कंसेप्ट देखेंगे तो घनत्व क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सर घनत्व की अगर मैं बात करूं, फार्मूला देखो सर, घनत्व हमको पता होना चाहिए। घनत्व का फार्मूला कितना होता है, घनत्व बराबर सर द्रव्यमान, सर क्या होता है घनत्व बराबर क्या होगा जी सर, क्या होगा अपने पास सर, ये होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन। यही होता है, हिंदी में लिखो ना, यही कंफ्यूजन रहता है। सर डेंसिटी को क्या बोलेंगे सर, रो। द्रव्यमान को सर हम क्या बोल देंगे सर, द्रव्यमान को मास अपान सर ये वॉल्यूम। अब मेरे को बताओ रो की जगह रो लिख दूं सर, मास को तो मास ही लिख दूंगा सर, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं सर, एल का क्यूब लिख सकते हैं क्या। अरे सर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब कि लेंथ ब्रीथ और हाइट वॉल्यूम होता है। अब मेरे को परसेंटेज एरर के फॉर्म में निकालना है सर, प्रतिशत पदार्थ के घनत्व में अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि निकालना है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मैं मतलब मैं बोल सकता हूं डेल रो बटा रो इंटू 100% इज इक्वल टू सर क्या बोलूंगा, डेल एम बटा एम और ये आ जाएगा इंटू 100%, और ये प्लस डेल क्या आ जाएगा सर, एल बटा सर एल। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा इसको जगह बनाना पड़ेगा, यहां आपको समझ में नहीं आएगा, यहां समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, आपको यहां बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो यहां से लेंगे, यहां से लेंगे। अब देखो मेरे को निकालना है प्रतिशत त्रुटि, डेल रो बटा रो इंटू क्या आएगा सर 100% बराबर सर डेल एम बटा एम इंटू क्या आ जाएगा सर 100%, यह आएगा। अब ध्यान से देखो सर एल की पावर 3 है, एल की पावर 3 है। मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था यहां पर आ जाओ 1 मिनट के लिए। देखो अगर पावर है तो वो सामने आती है, पावर है तो कहां आती है सर, सामने आती है। तो पावर अगर सामने आती है तो भाई क्या होगी सर, 3 की पावर सामने आएगी सर, प्लस 3 की पावर सामने रहेगी सर, ये डेल एल बटा एल आएगा इंटू कितना आएगा 100%। ध्यान से देखो डेल एम बटा एम इंटू 100% की जो वैल्यू दी गई है सर वो कितना दिया गया, 3% दिया गया है, तो आएगा 3% धन। सर ये 3 रहेगा गुना 3 तो दिया है सर, डेल एल बटा एल इंटू 100% कितना दिया गया। 1 मिनट उल्टा लिखा क्या मैंने, 1 मिनट फिर उल्टा लिखा यार, 1 सेकेंड। एम की वैल्यू भुजा द्रव्यमान एम 4% दिया गया है, तो आएगा सर 4% धन 3 की जगह 3 गुना सर डेल एल भुजा, भुजा में कितना सर 3% दिया है, तो ये 3, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर 3 3 9, यानी कि 4% धन 3 3 9, 9%। दोनों को जोड़ूंगा 4 और 9 कितना होगा सर 13% इसका क्या रहेगा जी आंसर रहेगा। 13% क्या रहेगा जी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 13% क्या रहेगा जी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात समझ में आ रही है,
देखो भाई क्वेश्चनों को समझो, क्वेश्चन भारी भरकम नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, बस बाकी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि, एक गोले की त्रिज्या में मापन में त्रुटि कितना है सर? 2% दिया गया है। तो गोले के आयतन में त्रुटि देखना है भाई। तो गोले का आयतन सिंपल सी देखो, गोले का आयतन क्या होता है सर? गोले का आयतन, अगर मैं गोले के आयतन की बात करूं तो गोले के आयतन को V बराबर बोला जाता है। अब गोले का आयतन देखो, आयतन कितना होगा बता दो सर? कितना होता है? 3/4। क्या 4/3 आता है? तो सरफेस एरिया रहता है। क्या रहता है जी गोले का आयतन? बताओ जल्दी से, गोले का आयतन बता दो भाई, गोले का आयतन बता दो तो फिर मजा आ जाएगा, गोले का आयतन बता दो तो फिर मजा आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए गोले का आयतन क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए गोले का आयतन क्या होता है तो फिर मजा आ जाएगा। क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, सब मेरे को लिखना पड़ेगा। अब देखो सर, इसमें मेरे को परसेंटेज एरर निकालना, गोले के आयतन में त्रुटि निकालना, मतलब डेल V बटा सर V इंटू क्या निकालना सर? परसेंटेज। 100% के फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज एरर दिया गया है। देखो 4/3 पाई का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, छोड़ दो, कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं सर। ये r⁻3, तो 3 को सामने लिखो इंटू सर डेल r बटा r इंटू कितना आएगा सर? 100%। बस कुछ नहीं, 3 की जगह 3 लिखो सर, डेल r बटा r इंटू 100% की वैल्यू कितनी दी है? 2%, तो हो जाएगा 2%। 3 दूना 6, 6% इसका क्या आएगा सर? आंसर आएगा सर। कितना आ जाएगा जी? 6% जी। बहुत बढ़िया भास्कर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भास्कर जी को बात समझ में आ गई, भास्कर जी को बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। फाइंड द, हाँ फाइंड द क्या दिया गया? रिलेटिव एरर्स इन जेड इफ सर जेड के सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए यदि। अब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना यदि, भैया क्वेश्चन तो पूरा दिया नहीं है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने, है ना? क्वेश्चन कौन सा था, इस बात को देखना पड़ेगा। चलो जेड बराबर देख लेते हैं, जेड बराबर देख लेते हैं सर। सर जेड बराबर दिया है अपने पास ए रेस टू दी पावर कितना दिया गया सर? ए रेस टू दी पावर 4 दे दिया गया है, बी रेस टू दी पावर 1/3 दिया गया अपान सर सी कितना दिया गया है जी अपने पास? सी दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है जी? सी दे दिया गया है। और सी डी रेस टू दी पावर 3/2 दिया गया है। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन है, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, इसको बनाएंगे भाई। अब जेड के सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि निकालना है, मतलब सर डेल जेड बटा जेड गुना कितना करना पड़ेगा? 100% निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, बराबर ध्यान से देखो सर। अब क्या लिखेंगे सर? ये 4 की पावर को सामने लिखते हैं, डेल ए बटा सर ए लिखेंगे इंटू इंटू कितना लिखेंगे सर? 100% लिखेंगे सर, प्लस सर 1/3 की पावर को 1/3 पावर सामने लिखते हैं सर, इंटू क्या लिखेंगे? डेल बी बटा सर बी इंटू 100% लिखेंगे दोस्तों, प्लस उसके बाद सी पर कोई पावर नहीं, मतलब सीधे सीधे डेल सी बटा सी इंटू 100% लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डी पर पावर देखो 3/2 की है तो 3/2, ये डेल डी बटा क्या आ जाएगा? डी इंटू क्या आएगा सर? 100% आएगा हमारे पास सर। ये इसका क्या मिल जाएगा सर? करेक्ट आंसर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ अगर यहां पर वैल्यू दिया रहता सर, ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू, तो हम इसको रख सकते हैं, बाकी यही अपना क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया गया सर? एक भौतिक राशि x का मान x बराबर क्या दिया गया है सर? x बराबर a रेस टू दी पावर 2 b रेस टू दी पावर 3 बटा c अंडर रूट डी है यदि ए बी सी डी के माप में प्रतिशत त्रुटि है। यहां दिया गया देखो 4, 2, 3 और 1% है, तो x की में प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही वाला, बस कुछ नहीं, यहां पर क्या निकालना पड़ेगा सर? डेल x बटा x इंटू 100% लेना पड़ेगा, बराबर सर 2 की पावर को सामने लाओ, डेल a बटा सर a इंटू 100% लेना पड़ेगा, प्लस 3 की पावर को सामने लेके आओ, डेल b बटा b इंटू क्या लेना पड़ेगा सर? 100% लेना पड़ेगा, प्लस सी लेंगे तो सर डेल सी बटा सी इंटू 100% लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर नहीं था, इसमें पावर नहीं था। और डी पर अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर, तो डेल डी बटा कितना आ जाएगा? डी इंटू कितना आएगा? 100%। बस 2 के जगह 2, डेल ए अपॉन ए इंटू 100% की वैल्यू सर 4 दे दी गई है, 4%। 3 के जगह 3, डेल बी बटा बी सर कितना दिया गया? 2%, तो 2% प्लस डेल सी बटा सी सर 3%, तो 3%,
प्लस 1/2 सर गुना, सर 1% मतलब 1% रहेगा। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे सर, 2 चौके 8%, धन 3 दूना 6%, धन 3%, और धन इसको अगर मैं गुना करूंगा सर 1/2% ही रहेगा। चलो यहां पर लिख लेते हैं इसकी वैल्यू को, 8, 6 और 3 को अगर जोड़ूंगा तो 9, 9 और 8, 8 16 और 1 17, 17%, और ये आएगा सर प्लस 1/2%। दोनों को जोड़ देना है ना, दोनों को जोड़ देंगे सर, 17 दूनी 34 और 1 35, 35 बटा कितना आ जाएगा सर 2%। ये अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सर क्या रहेगा, ये अपने पास करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि 17.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद खाली है, और यहां पर हम आप लोगों को बोलेंगे थैंक यू जी। क्या बोलेंगे, थैंक यू। आपको एक होमवर्क दिया हूं, बाकी ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज शेयर करूंगा, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप उन्हें भी सॉल्व करेंगे। आप उन्हें भी क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। आप उन्हें भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपका अब क्या समझ में आया, यहां पर जो एरर रहता है, एरर से रिलेटेड यहां पर टॉपिक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। एरर से रिलेटेड क्या होते हैं जी, टॉपिक कंप्लीट होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में अब हमारा कोई कंसेप्ट भी मतलब कि कुछ रहा नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कल वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों, बता दीजिए। बात समझ में आ रही है, जल्दी से बता दीजिए भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, जल्दी बता दो। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई। आज का लेक्चर क्या मजेदार था, बता दीजिएगा। क्या आज का लेक्चर मजेदार था। उम्मीद कर रहा था मैं कि भाई लेक्चर 2 घंटे का होगा, होता 2 घंटे का। कब होता जी 2 घंटे का, जब 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 हमारा वो क्वेश्चन भी रहता। ठीक है, मतलब वो होमवर्क दिया हूं उसको कर लेना। ठीक है जी, भास्कर जी इसको अच्छे से एक बार देखिएगा तो आपको ये लेक्चर अपने को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे आप लोगों से जी, जितेंद्र भाई, है ना। तो कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। पढ़ते रहिएगा दोस्तों।